क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाए? 2। डिग्री का मतलब याद है? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होता है ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। याद आ रहा है? ओके, तो डिग्री है इसका 2। अब पॉलिनोमियल 2-3 तरह का होता है। एक होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक होता है पॉलिनोमियल इनइक्वेशन। बात समझ में आ रहा है क्या? अब वो पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाल देंगे? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक भी बहुत सारा कैटेगरी में होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन इनइक्वेशन इस में डिफरेंस याद है क्या? एक्सप्रेशन होता था, एक इक्वेशन होता था और एक इनइक्वेशन होता था। पहचानने का तरीका क्या है? हाँ, एक सेंटेंस अगर रहे जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इससे हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या कोई भी चीज का एक्सप्रेशन अगर है, इफ इट इज एक्सप्रेशन देन वी कांट फाइंड एनी सोल्यूशन। x का वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते। अगर वो एक इक्वेशन है तो कैसा दिखेगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू दिख जा रहा है मतलब इक्वेशन है। इक्वेशन का हम लोग वैल्यू एक्जैक्टली निकाल सकते हैं, सोल्यूशंस एक्जैक्टली यूनिक सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर डिग्री 1 है तो एक्जैक्टली 1 सोल्यूशन निकलेगा x का। अगर डिग्री 2 है तो एक्जैक्टली 2 सोल्यूशंस निकलेगा। जितना डिग्री होगा उतना सोल्यूशंस निकल सकता है। जो भी निकलेगा 2 या 3 वो फिक्स होगा, ना इधर ना उधर। अगर इसका डिग्री 2 दिख रहा है तो इसमें 2 ही निकलेगा, ना कभी 1 निकलेगा ना कभी 3 निकलेगा, हमेशा कितना निकलेगा? 2। और इन इक्वेशन क्या होता है? सेम ऐसे ही रहेगा। हाँ, ग्रेटर देन रह सकता है, लेस देन रह सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रह सकता है, लेस देन इक्वल टू रह सकता है और कुछ भी रह सकता है, 0, 8, 5 कुछ भी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में भी सॉल्यूशन निकल सकता है। इसमें निकलता है हम लोग का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है और इसमें निकलता है रेंज ऑफ सॉल्यूशंस। बताएं तो कभी हो सकता है, मतलब एक सॉल्यूशन का रेंज देता है ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आ सकता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कि x + 5 इज ग्रेटर देन 8 है और एक बार है x + 5 = 8। ये दोनों का दोनों एक लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन दे देगा, कितना देगा? x = 3। मतलब एक ही आंसर दे रहा है कि यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो एक ही आंसर आएगा मेरे मुंह से 3, उसके अलावा कुछ भी पुट कीजिएगा तो 8 नहीं आने वाला। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक रेंज ऑफ आंसर आएगा कि x इज ग्रेटर देन 8 - 5 3, मतलब 3 से कोई भी बड़ा वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे एक्जैक्टली 3 पुट कीजिए तो ही सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 4 पुट कीजिए, 4 + 5 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, सही बात है। यहाँ पे तुम 10 पुट कर दो, 3 से बड़ा होना चाहिए, 10 + 5 15 ग्रेटर देन 8, सही बात है। 3 से छोटा वैल्यू अगर पुट कर दोगे, जैसे 2 + 5 7 ग्रेटर देन 8, नहीं, सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब एक रेंज आंसर बताया, मतलब x = क्या हो जाएगा? x = 3 से लेके 3 to चलते रहेगा 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। एक रेंज ऑफ आंसर दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि एक्सप्रेशन, इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्रेशन का बात नहीं करने वाले हैं और इनइक्वेशन का भी बात नहीं करने वाले हैं। बस किसका बात करेंगे? इक्वेशन का। और अगर इक्वेशन का बात करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देने वाला होगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसके हिसाब से देता है, किसके अकॉर्डिंग देता है? डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इसमें डिग्री होता कितना है? 2 डिग्री है, तो कितना आंसर आएगा? हमेशा 2। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सॉल्व करेंगे हमेशा कितना आंसर एक्सपेक्ट करेंगे? 2 आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो लिखते हैं पहले। जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस c = 0। बहुत बढ़िया, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट ही हमेशा क्या होता है? a बोला जाता है। x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? b, और c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और सबके बीच में होता है प्लस। अगर कहीं माइनस दिख रहा है तो माइनस किसकी वजह से आया होगा? कोफिशिएंट की वजह से आया होगा। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर - 3x + 5, इसका मतलब b क्या होगा? b ही होगा -3, a क्या होगा? 2 और c क्या होगा? 5। ये समझ में आ रहा है? इसका क्वेश्चन आएगा, बहुत लेम है, इसलिए सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का हम लोग सीखेंगे 2 मेथड। पहला मेथड सीखेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला मेथड, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, और जो दूसरा सीखेंगे, हम तीसरा लिख रहे हैं यहाँ पे, ये दूसरा सीखेंगे जो बुक के हिसाब से दूसरा है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक ये सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से x का वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार स्प्लिट द मिडिल टर्म करके आंसर निकालेंगे। 2 तरीका सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के एक और नाम है, किसी को पता है क्या? श्रीधर आचार्य। बहुत बढ़िया, श्रीधर आचार्य फार्मूला। हाँ, कौन बताई थी? मुनमुन मिस। अच्छा, तो श्रीधर आचार्य एक तरह से ऋषि या मुनि कुछ थे, पता नहीं। तो वो एक मैथमेटिशियन थे, मतलब उस जमाना का, वैदिक कल्चर का। तो उस टाइम पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वो डिराइव किए थे। और इसके बीच में एक ट्रांजिशन मेथड है जो कि ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये शायद सिलेबस से हटा दिया गया, बट हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर समझ जाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो इसको आसान होगा समझने में कि फार्मूला आया किधर से। हाँ, एक तरह से डेरिवेशन देता है यही वाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से कितना पढ़ेंगे हम लोग, कितना मेथड पढ़ेंगे? 3। तीनों से क्या निकलने वाला है? x का वैल्यू निकलने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसको लिख लो,
तो बार ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को मिलता है जिसका सॉल्यूशन ना भी मिल सकता हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, हम लेते हैं ये वाला -4 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो है ऑब्वियसली। ऐसा डिग्री का इसका 2 है कि नहीं है? सिंपल बताओ, है। इसका अगर कोई पूछे कि ए बताओ कितना है ए, तो क्या बोलोगे? 1। इसका बी कितना है? 0। बी है ही नहीं, बट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला का जो बी है वही 0 हो गया, इसलिए एक्स गायब हो गया पूरा। और सी है, सी कितना है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है पहली बात। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से, स्प्लिट द मिडिल टर्म तो करना नहीं पड़ेगा इसमें, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके, एक्स स्क्वायर -4 उधर जाएगा तो +4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आ रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा? +-√4। ये प्लस माइनस क्यों आता है बता पाओगे कोई? क्योंकि इसका 2 आंसर आएगा। यहाँ पे देखो एक 2 चीज होता था, तुम लोग को पहले भी बताए थे, और एक्चुअली इसी चैप्टर में बताना चाहिए था हमको, बहुत पहले बता चुके थे। एक होता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक होता है एक्स इक्वल टू √4। क्या दोनों सेम है कि अलग है? सेम है बट डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? हाँ वो उसको छोड़ देते हैं, आते हैं उस पर। आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। ये वाला और ये वाला दोनों इक्वेशन अलग है इसलिए क्योंकि दोनों इक्वेशन तो है पहली बात। ये वाला का डिग्री कितना दिख रहा है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले का डिग्री कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन और इट इज अ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका कितना आंसर निकलेगा? और अगर ये लीनियर इक्वेशन है कितना आंसर निकलेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। खत्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, दोनों में समझते हैं। ये बोल रहा है कि √4 का 4 का रूट क्या होगा बताइए, तो हम लोग बोलेंगे 2 होगा। ये बोल रहा है कि x के जगह में क्या पुट कर दीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा ताकि क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो हम लोग पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। क्या और कुछ पुट करने के स्क्वायर करने पे? हाँ, -2। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आ जाएगा? +4। बात समझ में आया क्या? तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप 2 जो लाए कुछ ऐसे लाए, बोलोगे तो नहीं, हमें को बोलना पड़ रहा है। जो 4 लाए वो ऐसे लाए होंगे आप पक्का, कि 4 को तोड़ दिए 2 × 2, इसलिए ये 2 बाहर निकला। आप तो ऐसे भी कर सकते थे कि √2 × -2 तो -2 बाहर आता। हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव चीज नहीं आता, ठीक है। और अगर नेगेटिव आएगा भी तो पहले माइनस माइनस ही हट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। पहली बात याद रखना कि रूट के अंदर नेगेटिव ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, ये बात समझ में आया? पहले रूट के अंदर नेगेटिव क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड। तो ये नेगेटिव नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए ये वैलिड आंसर नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सिर्फ यही वैलिड है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर तुम स्क्वायर करके रूट लगा दो 4, इसका नेक्स्ट स्टेप में ये कर दो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √4, तो आंसर कितना फेंकेगा हमको? एक ही फेंकेगा 2, बट वो तो वैलिड नहीं है क्योंकि हमको पता चल रहा है यहाँ से कि ये जो ये एक्स का वैल्यू, एक्स की जगह में क्या क्या पुट कर सकते हैं ताकि 4 आ जाए। तो ऐसा 2 वैल्यूज मिल रहा है जिसको पुट करने से 4 आ जा रहा है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सॉल्व करने के टर्म में? इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर 4 लिखते हैं, सिर्फ 4 लिखते हैं तो आंसर तो सिर्फ 2 देने वाला है। और इसमें -2 भी नहीं लिख सकते, बट हमको पता है कि -2 भी आने वाला है आंसर, इसलिए जो प्लस माइनस है वो लोग हम लोग पहले ही बाहर लिखते हैं रूट के अंदर नहीं घुसाना है। वो रूट के अंदर घुसाओगे माइनस को तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए प्लस माइनस 2 आंसर आ गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस लिख दिए। अब √4 का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया। सॉरी, एक्स है यहाँ पे, एक +2 आएगा और एक -2 आएगा। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस है। ये बात समझ में आया क्या? इसको कहीं साइड में ऐसे लाइन खींचे दोनों लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जा रहा है? एक्स का वैल्यूज कितना आ रहा है? +-2 आ रहा है, मतलब एक आ गया +2, एक आ गया -2, वैल्यू निकला। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर +4 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका ये कितना है बताओ जल्दी जल्दी? 1, b 0, c 4। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, फिर से -4 को उधर भेजेंगे, +4 को उधर भेजेंगे, क्या बनेगा? अब स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस √4 की -4 रहने देते हैं, चलो हटाओ। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चीज पुट कर दे और उसका स्क्वायर कर दे ताकि 4 आ जाए। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्स के जगह में तुम क्या क्या पुट कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे कि -4 आ जाएगा। क्या होगा तुम लोग बताओ? अभी क्वेश्चन हो गया खत्म। वंस मेरा बात सुनो, एक्स के पास, एक्स की जगह में ऐसा क्या पुट कर दे और उसका स्क्वायर कर दे ताकि -4 आ जाए। ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम x के जगह में 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +4 आ रहा है, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? +4 ही आएगा। -4 आ रहा है क्या? तो ऐसा क्या पुट करके स्क्वायर करके -4 आएगा? कुछ नहीं। मतलब कोई सॉल्यूशन निकल रहा है क्या? नहीं। अब बोलोगे सर कैसे? एक तो समझ में आ गया लॉजिक से, कॉमन सेंस से कि नहीं निकल पा रहा है, तो सोच के देख लिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली। तो स्क्वायर हटता है इधर से
तो उधर जो भी नंबर है उस पर पहले रूट लगा दो, तो उधर जो भी नंबर उस पर क्या लगा दिए, रूट, और आगे क्या लगाना पड़ता है मजबूरी में, प्लस माइनस। बट हम लोग क्या पता है थोड़ी देर पहले कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो नॉट डिफाइंड है, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है तो क्या निकलेगा, इसलिए एक्स का नो सोल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं अच्छा से कि नो रियल सोल्यूशन। अब रियल सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हम बताए थे नंबर दो तरह का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी में है। अब क्या है उस पर हम लोग नहीं जा रहे, क्लास 11 में जान लेना, ठीक है, अगर मैथ्स लोगे तो, नहीं लोगे तो ऐसे भी नहीं जानना है, कभी जान के कोई फायदा भी नहीं है। तो नो सोल्यूशन मत बोलना, क्या बोलना, नो रियल सोल्यूशन। मतलब कभी कभार ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम लोग का पाला पड़ जाता है, इसका सोल्यूशन है ही नहीं। ये बात समझ में आया क्या? तो वो कैसे पता करेंगे, देख के ही, इतना सॉल्व करने के बाद, आगे जाके सॉल्व करने के बाद ऐसे पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कि हाँ गुस्सा भी आएगा कि इतना सॉल्व किया पता चला कि अरे ये तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो गुस्सा आने लगेगा। तो उसके लिए एक हैक बना है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये लिख लो कि नो रियल सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे जो आया ये चीज बताओ, यहाँ पे जो सोल्यूशन आया वो कैसा सोल्यूशन आया, अलग अलग आया कि सेम सेम आया, अलग अलग आया, और रियल नंबर में आया, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो तीन तरह का सोल्यूशन होता है, हाँ याद आ रहा है कुछ पे तुम लोगों को, एक होता है नो रियल सोल्यूशन, एक होता है डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, और एक होता है इक्वल सोल्यूशन। इसको ऐसा भी बोल सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। रियल क्यों बोलना जरूरी है, क्योंकि रियल नंबर में आ रहा है। और एक और होता है सोल्यूशन जो कि एग्जाम्पल अभी नहीं दे रहे हैं, वो होता है रियल एंड इक्वल सोल्यूशन, मतलब दोनों इक्वल इक्वल आएगा। उसका भी एग्जाम्पल दे ही दे क्या, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 4, मतलब ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, तो ज़्यादा ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab, दिख रहा है क्या, जहाँ पे ए कौन है, एक्स है, और बी कौन है, 4 है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए कौन है, एक्स, प्लस बी कौन है, 4, और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। समझ में आया क्या? ओके। अब x प्लस 4 का होल स्क्वायर तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं क्या ऐसा? तो एक बार इस x प्लस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, और उसको करेंगे तो कितना सोल्यूशन दिया ये, 2, एक नहीं दिया, 2 दिया, मतलब दो तरीके से दिया ना, -4 ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मत बोलो कि एक ही दिया, -4 निकाला एक बार, ऐसा मशीन है, -4 निकाला, वापस दोबारा -4 निकाल दिया, भले सेम सेम निकाला बट 2 -4 निकाला। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए इसको बोलते हैं रियल तो है एंड इक्वल सोल्यूशन है। तो ये है रियल एंड इक्वल सोल्यूशन, ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग सोल्यूशन, और ये नो रियल सोल्यूशन। तीनों समझ में आ गया केस? लिख लो। अब देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कितना सॉल्व करने। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो देख लो एक बार। डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेट करता है कि कौन सा रियल एंड इक्वल होगा, कौन सा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, और कौन सा नो रियल सोल्यूशन होगा। इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये -4ac, ठीक है। अब बी का मतलब क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट, अरे बी स्क्वायर का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब सी, यहाँ ठीक है। चलो अभी पता करते हैं। यहाँ पे पहला इक्वेशन हम लोग लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। हमको पता करना है कि रियल सोल्यूशन देगा कि नहीं देगा, पहली बात, और रियल सोल्यूशन देगा तो डिस्टिंक्ट देगा कि इक्वल देगा, ठीक है। चलो डी निकालते हैं। इसका पहले ए बी सी लिख दे क्या, ए 1 है, बी 8 है, और सी 16 है। तो बी स्क्वायर -4ac करना है। बी कौन है इसका, तो 8 का स्क्वायर -4 इंटू ए कौन है, 1 इंटू सी कौन है, पॉइंट नहीं है ये, इंटू है, ठीक है। चलो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है, 64, कितना आ गया, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, समझ में आ गया हम लोग को कि रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इसमें ए क्या था, 1, बी क्या था 0, सी क्या था -4। इसका आंसर वैसे क्या आ रहा था, वो याद है क्या, और -2 + 2 आ रहा था, मतलब डिस्टिंक्ट आ रहा था। तो डी जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। बना कैसे हम वो बता रहे हैं कि वो लोग पहले निकाल लिया ऐसे कॉमन सेंस से, फिर डी भी निकाल लिया, फिर एक जो भी चीज़ पता चला कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, उसका एक फॉर्मेट बना दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा याद रखिएगा, वैसा होगा तो वैसा। जैसे इसमें पता कर रहे हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मतलब 0, -4 इंटू 1 इंटू -4 कितना आ जाएगा बता दो, माइनस नहीं प्लस 16 ना, तो डी 16 आ रहा है। 16 क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0? अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए इसका मतलब हम लोग क्या बोल देंगे, रियल है और डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 था, सब कुछ सेम, खाली सी है +4, सी है +4। जल्दी निकालो, बी स्क्वायर -4ac, बी की जगह में 0 स्क्वायर मतलब 0, 4 इंटू 1 इंटू 4 मतलब कितना आ गया,
-16 मतलब लेस देन क्या हो जाएगा 0, लेस देन 0, तो बोलेंगे इसमें नो रियल सोल्यूशन। मतलब हम लोग का ये बन गया एक याद करने वाला चीज़ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद वो 0 के इक्वल आ जाता है तो उसको बोलेंगे रियल एंड इक्वल सोल्यूशन। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, और अगर लेस देन 0 आता है तो बोलेंगे नो रियल सोल्यूशन। समझ आया क्या? इसको भी लिख, इफ d इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा सोल्यूशन? देन रियल एंड इक्वल सोल्यूशन। पहला केस 1। केस 2 क्या था? इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा था तो क्या हो रहा था? रियल एंड डिस्टिंक्ट। बहुत बढ़िया, डिस्टिंक्ट। अगर केस 3 क्या था बताओ? d इज लेस देन 0, अगर तब क्या हो रहा था? नो सोल्यूशन बोले कि नो रियल सोल्यूशन बोले? नो रियल सोल्यूशन। क्लास 11 में जाओगे तो पता चलेगा। अच्छा, जब यहाँ पे छोड़ के चले आए थे, यहाँ से कंटिन्यू होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा पूरी नो रियल सोल्यूशन वाले को हम लोग सॉल्व। मेथड 1 जो कि है स्प्लिट द मिडिल टर्म। कौन सा इजी है? यही वाला। वो डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना क्वेश्चन बनाए हो। चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 कि जो भी दिख रहा है आपको उसका कांस्टेंट टर्म को और उसके एक्स स्क्वायर के वेरिएबल को, सॉरी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 टू ज़ा कितना हो जाएगा? 12। तो 12 का अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कितना आएगा? तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और लास्ट में एक 1 को भी छोड़ देना है यहाँ पे 1। कितना आया यहाँ पे फैक्टर्स? 2 2 3 और 1। दो ग्रुप बनाना है, दो ग्रुप। जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहे, दो ग्रुप बनाना है, उसका प्लस या उसका माइनस क्या आना चाहिए? जो यहाँ पे आया था मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए। 6 टू ज़ा कितना आया था? एग्जैक्टली बताओ कितना आया था? -12 आया था। ठीक है, 6 टू ज़ा -12, बट यहाँ पे हम लोग जो प्राइम फैक्टर करेंगे वो प्लस वाले का करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का करेंगे। ठीक है, अब इसका जैसे ही 2 2 3 और 1 आ गया, इस ग्रुप के अंदर डालना है, किसी को किसी को और किसी को इसके अंदर डालना है, और उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? -12 आना चाहिए। एक ग्रुप में जो 2 जन आएगा या 3 जन आएगा, हाँ ये क्या है? -1 है ना, तो -1 आना चाहिए। सही बात है, मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे दो ग्रुप जो बनाएंगे, वो दो ग्रुप में एक ग्रुप में जो लोग आएगा वो लोग आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इस ग्रुप में जो आएगा आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये लोग दोनों आपस में फिर क्या होगा? प्लस या माइनस। चलो डाल के देखते हैं। पहले इसमें 2 डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं ये लोग सबको। तो 2 3 ज़ा 6 इंटू 1 6, इधर 2 + 6 क्या आया? 8, 2 - 6 क्या आ जाएगा? -4। चाहिए क्या? -1। ये ग्रुप सही नहीं बना। फिर क्या करो? दोनों को साथ में डालो, 2 2 ज़ा 4, और इधर डालो 3 इंटू 1 मतलब 3। 4 + 3 कितना आ जाएगा? 4 + 3 7, 4 + 3 7 आ रहा है, और 4 - 3, एक सेकंड, तो 4 - 3 क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। इतना बात समझ में आ गया? 4 - 3 1 आ रहा है ना, तो हमको लाना क्या? -1। हाँ, तो +4 - 3 ना लिख के हम लोग खाली क्या लिख देंगे? -4 + 3, ताकि -1 आ जाए। हाँ ओके, 6x² -4x + 3x - 2 = 0 हो गया स्प्लिट। अभी कॉमन लेना स्टार्ट करो। यहाँ पे पहले दो में क्या कॉमन आएगा? एक 2 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। इसमें क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, और 2x से ओके, इसमें क्या कॉमन आएगा? तो अंदर क्या बचेगा? फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में क्या कॉमन है? और क्या बचा? = 0। आइदर और करेंगे अब फिर से। आइदर क्या होगा? 3x - 2 = 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x = 2 और x हो जाएगा 2/3। और में क्या होगा? बहुत बढ़िया, 2x = -1, x = -1/2। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोल रहे हैं? स्प्लिट द मिडिल टर्म। समझ में आया क्या मेथड 1? ठीक है, अब ये आएगा 9 वाला। अगर दिक्कत है तो दिक्कत होगा, और अगर दिक्कत नहीं है तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसको लिखना है फर्स्ट मेथड। हाँ सही बात है, ये तुरंत हो जाएगा, ये समझ में तुम लोग दिक्कत नहीं होगा। देखो x का फॉर्मूला, x ही निकालना है ना, x का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना ये वाला, माइनस लिखना, फिर b +- √अंडर, फिर जो d था, d याद है क्या था? b² - 4ac, और बाय नीचे लिख देना क्या? 2 है। इसको खाली रटना है। छोटा कर देते ना इसको। हाँ लिख देते, छोटा हो जाएगा। अभी छोटा हुआ वमेन b² - 4। तुम बोले कि अरे वाह, इसमें अरे वाह क्या हुआ आपको बताओ? इसकी जगह में खाली d लिखे हम। क्या तुमको अच्छा लग रहा है इसमें? चलो -b +- √d/2 है। बोलो एक बार, बोलो। चलो ठीक है, पहले माइनस लिखेंगे, फिर b का वैल्यू लिखेंगे। हाँ, b कितना है बताओ? नहीं, अच्छा से बताओ। हाँ, -1, फिर +- √अंडर, b का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a लिखेंगे, c लिखेंगे -2,
अरे रुक जाओ, नहीं आएगा, ओवरऑल नहीं आएगा, ओवरऑल नहीं आएगा। बाई 2a मतलब 2 इंटू ए लिखेंगे 6। सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, फिर प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है नहीं लिखते, फिर प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24, 24 2 48 बाई 12। समझ में आ गया इतना? आगे करते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 48 49 बाई कितना आएगा, अब x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 7 बाई 12। समझ में आ गया इतना? अब यहाँ से दो चीज में बढ़ जाएगा, एक बार हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस 7 बाई 12 और एक बार हो जाएगा 1 माइनस 7 बाई 12, क्योंकि दोनों चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 1 प्लस 7 बाई 12 होगा तो क्या हो जाएगा आंसर 8 बाई 12, जो कि कितना आएगा बताओ, 4 बाई 6, 2 बाई 3 आ रहा है, 4 टू 12। हम लोग एक आंसर 2 बाई 3 आया था पिछले वाले केस में, और इसमें देख लो कितना आ रहा है -6 बाई 12, मतलब -1 बाई 2 भी आया था क्या, सेम आंसर आया बट विथ फॉर्मूला आया। इसमें देखना स्ट्रेस लेवल बहुत कम है, तुमको इसमें दिमाग नहीं लगाना, जो तुम लोग के पास है, सॉरी इसमें तुम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर लाओ, खत्म। whether the following are quadratic equation or not। नंबर 1 में ये दिया हुआ है, एक आध देख लो, समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या करना क्या है। इक्वल्स टू 2x माइनस 3, इस पर चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सिर्फ स्क्वायर देख के मत बिलीव करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूरा खोल देना, एक्सपैंड कर देना, सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करना, जैसे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, इसको फॉर्मूला के हिसाब से खोल दो पूरा, तो a स्क्वायर मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x ही रहेगा, तो 2x इक्वल्स टू यहाँ पे बताओ 2x और -6, इतना समझ में आया। LHS RHS दोनों साइड प्लस प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये -6 इधर आएगा तो +6 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि खाली देखना है इसका डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो यस बोलेंगे है। तुम लोग खाली एक्स्ट्रा एक चीज बता दो कि a और b और c क्या क्या होगा, इसमें a क्या होगा, b क्या होगा 0 और c क्या होगा 7। समझ में आ रहा है कैसे कर फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी एक सेंटेंस बोलेगा उसको तुम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देखना जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फॉर्म होगा। खाली उतना ही बोला है और सॉल्व करना नहीं बोला गया, हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, सब कुछ करेंगे हम। नंबर 2 का 1, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक, इतना ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम लोग ब्रेथ को मान लेते हैं कि जो लेंथ, क्या बोल रहा है, जो लेंथ है प्लॉट का, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर मतलब ये एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ब्रेथ के ट्वाइस से, ठीक है ओके। तो ब्रेथ को हम लोग कुछ मान लो, लेट द ब्रेथ बी, लेट द बी, जब बी लेके ही करे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एक्स वाला में फीलिंग आएगा। बी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x + 1। ये बात समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल्स टू हो जाएगा 528। लेंथ कितना दे रखा है 2x + 1 और इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है x इंटू एक्स इक्वल्स टू 528। अब x को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x इक्वल टू हो जाएगा 528। इधर लेके आओगे तो हो जाएगा -528 इक्वल टू क्या 0। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, यही आंसर छोड़ना है एग्जाम में अगर सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है तो। हाँ अभी हम लोग करेंगे, इसमें नहीं करना, इस क्वेश्चन में नहीं करना है, फिर भी करेंगे, वो अलग बात है। हम लोग निकालते हैं, कौन सा मेथड से निकाले, हम लोग कितना मेथड सीखे थे, 3 मेथड बोले थे, सीखे थे 2 ही, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं सीखे थे। 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, अच्छा ओके 16 2 to the 4 of 5 सही है, बस 10, सही है, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं 32 32 ओके, 2 5 10, 2 to the 4 2 8 16, फिर 2 से करो, 2 to the 4 2 6 12 2 4 8, 2 1 2 2 3 6 2 to the 4 2 6 12 2 1 2 है, 2 6 12 2 3 6 2 3 6। अब यहाँ से कर लेते, कितना आ रहा है 2 × 2 4 4 2 8 8 2 16, 32 आ रहा है, इधर 33 आ रहा है, 33 - 32 कितना जा रहा है 1 है, 1 आ रहा है, बोलो 1x। तो हम लोग वैसे ही कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन है, क्योंकि 2 और 33 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 2 और एक बचेगा x और एक बचेगा क्या यहाँ पे 33। ये समझ में आ रहा है, दूर भी समझ में आ रहा है ओके। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो दिमाग मत लगाना, हम क्या बता रहे थे, क्या करना, जो इधर ब्रैकेट में आया है वही ब्रैकेट में इधर भी होगा, 2x + 33 ही होगा। तो यहाँ पे अगर 32 है और 2 बचा है और x भी बच गया, मतलब यहाँ पक्का क्या होना चाहिए
16 होना चाहिए। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, तो माइनस इसका मतलब बाहर आ गया होगा, तभी अंदर प्लस आया होगा। ये बात समझ में आया? इक्वल टू 0। ठीक, नहीं समझ, आगे स्टार्ट करें। इस दोनों में क्या कॉमन है? फिर से 2x प्लस 33, इसमें क्या बच गया? x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 33/2। और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस 16। क्या ये पॉसिबल है इसका वैल्यू? इस क्वेश्चन के लिए क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि x हम लोग क्या मान के रखे हुए हैं? ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का ब्रेथ जो लेंथ है उसका, वो कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है क्या? तो ये बोल देंगे नॉट पॉसिबल। हाँ, बोलेंगे एज द लेंथ ऑफ द ब्रेथ। हाँ, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कैन बी नेगेटिव। हाँ, वो भी चलेगा वैसे, लेंथ ऑफ द ब्रेथ, बट अजीब सा सुनने में लगेगा। तो बोलना कि एज वी नो, तुमको अभी समझ में सब जोक खत्म होता है, हम दूसरा जोक में जाते हैं, तब तक तुमको समझ में आता है। नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि ब्रेथ का लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तुम लोग खाली लिख देना ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। ये समझ में आया? तो देयरफॉर हम लोग आगे लिखना है इसके नीचे, देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू कितना? 16 मीटर्स। और लेंथ कितना हो जाएगा? तो उसका 2 गुना से 2 ज़्यादा, सॉरी 1 ज़्यादा, मतलब 2 × 16 + 1 मतलब 32 + 1 मतलब 33 मीटर। ठीक है, आंसर आ गया। अगर चेक करना होगा खुद से कि तुम्हारा आंसर सही आया कि नहीं, तो चेक कैसे करने का तरीका क्या है? तो फिर से एरिया निकाल लो। 33 है यहाँ पे 16 है। 33 को और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए? 5 to 8 आना चाहिए। वो एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब गलत किए हो, और आ जाता है तो सही किए हो। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम सही लाए हो, फिर जब चेक करने गए तो जब मल्टीप्लाई किए तो 528 नहीं आया क्योंकि गलती किए, तो तुमको लगा कि तुम गलत किए हो। ऐसा तो मल्टीप्लाई दोबारा कर लेना, वेरिफिकेशन ही कहीं वेरिफिकेशन ही तुमको पूरा कटवाना दे। तो हम एक चीज़ और बताए थे कि जब भी एग्जाम दो, अगर कुछ चीज़ गलत लगे इसको दोबारा बनाओ कहीं और, बट पिछले वाले को मत काटो। क्वेश्चन पेपर में नहीं मतलब ये तुम बना लिया ना, ये तुम बना लिया ना, अब तुमको चुप रहो तुम लोग बह जाते हो। ये मान लो तुम बना लिए, अब तुमको लग रहा है ये गलत है, तुम लोग क्या करते हो ना, दूसरा बनाने से पहले ही इसको मस्त काट देते हो। पहले मत करो, दूसरा बना लो पहले, उसके बाद भी मत काटो। दूसरा भी रहना दो, पहला भी रहना दो। चेक करने का नियम ये होता है कि जो दोनों में से बेस्ट है उसको चेक किया जाता है, उसमें नंबर दिया जाता है। एक सेकंड, पेपर 2 में कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार का मतलब क्या होता है? मतलब एक के बाद एक दूसरा, कि मतलब पहला नंबर अगर 22 है, दूसरा नंबर क्या होगा? 23, उसके बाद वाला। तो अगर फर्स्ट नंबर को तुम x मान लोगे तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? एक ज्यादा, x + 1। ठीक, समझ में आ गया? अब बोला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, मतलब x का और x + 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो कितने के बराबर दिया हुआ है? 306 के बराबर। तो बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब नहीं, हमको बस खाली क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक बनाना है। आंसर खत्म हो गया। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। कैरेक्टर है रोहन मदर है और रोहन है खुद, दो कैरेक्टर है। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट चीज क्या? रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन का एज हम लोग मान लेते हैं, प्रेजेंट एज कितना है? रोहन का ही कैसे? रोहन फादर नहीं है, सन है। तो रोहन का एज x मान लिए, और रोहन मदर का एज कितना मानेंगे? तो हम लोग अगर ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर होता तो क्या मानते? कैसे भाई? ऐसे जारी से वाई, हाँ सही बोल रहे हो, वाई मानते ना अगर हाँ वो सही बोली है, वो अजीब सा बोली बस, वाई ऐसा बोली। कार्टून मदर को कितना मान ले यहाँ पे? x+, मतलब वेरिएबल दूसरा यूज नहीं करना है। क्वाड्रेटिक चैप्टर में मान रहे थे, और मदर का एज 26 साल ज्यादा था इसलिए x + 26 मान ले रहे थे। बट अब क्या कर रहे हैं? इसको y मान ले रहे हैं। बट अब बोला है कि जो मदर और इसका जो रोहन है उनके बीच का एज का जो रिलेशन है वो बताया गया है। तो हम मदर को y लिख दिए और रोहन का x लिख दिए। अभी इक्वल टू नहीं था, और बोला था कि मदर का एज 26 ईयर्स ज्यादा है, ये ऑलरेडी ज्यादा है, दोनों इक्वल तो नहीं हो सकता। तो इक्वल करने के लिए इसमें 26 और जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा, और अगर इक्वल हो जाएगा तो y का मतलब ही है x + 26। समझ आया क्या? तो ऐसे करके आगे आप y यूज ही नहीं करेंगे, जहां जहां y दिखेगा वहां y x + 26 यूज करेंगे तो अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में कहीं कभार देखना कि एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो जा रहा था कि जब पुट कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो क्वाड्रेटिक बन जा रहा था। इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, लीनियर के रास्ते से गए हैं, बट बाद में पता चला क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट घुस जाएगा, क्योंकि आगे ये बोलेगा कुछ। देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बोल रहा है ना। तुम लोग क्या करोगे? मान लो नेक्स्ट अगेन में क्या करोगे? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब ये x है और इंटू क्या करोगे? मान लो y करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी 2 वेरिएबल जैसे ही कर रहे हैं, बट घूम फिर के वो क्वाड्रेटिक ही बनने वाला है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, ओके सॉरी 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब रोहन का एज क्या हो जाएगा? x + 3 और इसका हो जाएगा y + 3। हाँ वो कर लेते हैं हम लोग,
पहले ये समझ में आ रहा है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन के हिसाब से कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम नाउ विल बी 360, मतलब 3 साल बाद इसका एज और इसका एज जो भी होगा उन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो कितना आने वाला है। तो अभी अगर एज एक्स है 3 साल बाद कितना होगा x+3, इसका एज अभी y है 3 साल बाद कितना होगा y+3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 360 डिग्री, 360 सॉरी 360 के बाद हमेशा डिग्री निकलता है, 180 के बाद भी डिग्री निकलता है, पता है। चलो हमको x के टर्म में लिखना है पूरा चीज, x+3 को x+3 लिख दिए, y किसके बराबर है और प्लस है 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप x+3 यहाँ हो जाएगा x+29 इक्वल टू 360। अब इसको सॉल्व करेंगे अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर ये लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में भी ये सेम क्वेश्चन होता इसी तरह से सॉल्व करते, बट घूम फिर के ये बनता ही नहीं लीनियर इक्वेशन, ये क्या बन जाता, क्वाड्रेटिक बन जाता। तो सॉल्व करो चलो, x इंटू एक्स, वाह एक्स स्क्वायर 2x में निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, x इंटू 29, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 29, हाँ सही है। उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा, हाँ प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये आ जाएगा 7 और इधर जाएगा 3, 36 कट के 35 बन गया, बताओ कितना आएगा 273 इक्वल टू 0। ये बन के तैयार हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाओ या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ जो लगाना। क्योंकि 4 किसी किसी का नहीं बना क्या, तुम्हारा बना, दिया बना था तुम्हारा सिमरन नहीं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। फिर से करते हैं हम लोग ड्राइंग, एक बनाते हैं ट्रेन, कैटरपिलर बन जा रहा है सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इसका यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड जो भी है सेम सेम है, चेंज नहीं हो रहा है पूरे रास्ते में, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, मान लो अभी ए पे है तो बी तक जाएगा और ये डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर्स। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ये केस 1 है। केस 2 में क्या बोल रहा है कि अगर इसका जो स्पीड है, इसका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर से अगर लेस होता, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होता, ये समझ में आ रहा है। तो ये 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो उतना ही रहता 480 किलोमीटर, डिफरेंस किस में आता, टाइम में। टाइम कुछ बढ़ जाता कि घट जाता, बढ़ जाता क्योंकि स्पीड क्या हो चुका है, कम हो चुका है। कितना से कम हो बढ़ जाता वो देख लो, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे अगर टाइम t लगा होता तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा होता है t+3 आवर्स, और यहाँ पे लग रहा है t आवर्स। इतना समझ में आ गया। अब निकालने बोला इसके लिए तुम्हारा स्पीड ऑफ द ट्रेन, बट हम लोग को स्पीड से निकालने से मतलब नहीं है, हम लोग को क्या करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला किसके हिसाब से, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा लो। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x और टाइम कितना है t। इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू 480, इक्वेशन 1। अब आ जाओ केस 2 में, केस 2 में भी लगाना वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है इस बार 480, स्पीड कितना है बताओ x माइनस 8 और टाइम कितना है t+3 ना, सिर्फ t बोले कोई, t+3। अभी 480 को 480 रहने दो, x इंटू टी xt, x इंटू 3 माइनस 8 इंटू टी माइनस 8t और माइनस 8 इंटू माइनस 3 प्लस 3 माइनस 24। क्या ये xt और क्या ये 480 कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, सेम सेम। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक रहने दो, मत काटो मत काटो। नेक्स्ट स्टेप पे लिखो 480 को 480, xt की जगह पे क्या लिख देंगे 480। अब लग रहा है कटेगा, अब कट जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 8t माइनस 24 इक्वल टू कितना। अभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बना, एक इक्वेशन बना जिसमें x भी है t भी है। हमको x के टर्म में आंसर लेके आना है, इक्वेशन बनाना है, तो t को हटाना पड़ेगा। तो t किसके बराबर है यहाँ से चेक करो, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 बाई x। कितना समझ में आया क्या, तो उस हिसाब से कितना आएगा देख लो। 3x को 3x लिख दो, माइनस 8 को 8 लिख दो, t के जगह पे क्या लिख देंगे बाई x और माइनस 24 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा कितना देखना 3x माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38 बाई कितना आएगा x और माइनस 24 इक्वल टू 0। इसके बाद आगे x आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम आएगा क्या, और इक्वल टू उधर हो जाएगा 0। यहाँ पे नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, x को डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा x, अच्छा x को डिवाइड करेंगे 1 से तो x आएगा, x इंटू 3x कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस x को डिवाइड करेंगे x से ही तो आएगा 1, 1 इंटू 3840 सेम, माइनस 840 ही उतर जाएगा, माइनस x को डिवाइड करेंगे 1 से तो x आएगा 24x आ जाएगा। अब इस नीचे वाले x को 0 के पास भेजेंगे तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा,
तो वो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 उड़ जाएगा, मतलब तुम्हारे पास बचेगा क्या, 3x² माइनस 24x, पहले इसको लिख दिया उठा के, माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक चीज, एक स्टेप और घटा सकते हो तुम, कि टोटल देखो 3 से कटेगा, ये तो कटेगा ही, दिख रहा है साफ साफ, ये देख लो 8 + 4 12, 12 + 3 15, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है, मतलब हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24 और 0 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा फाइनल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आया क्या? पहला वाला बोल रहा है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसके आगे 1 लगा हुआ है, 10 1 10, तो यहाँ पे 10 का ले लेंगे, फैक्टराइज इसका, मतलब प्राइम फैक्टर कर लेंगे इसका, 2 5 10, तो 5 माइनस 2 पे 3 आ जाएगा, बट लिखेंगे कैसे वो बताओ, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आएगा बताओ, x कॉमन आएगा, तो हो जाएगा x माइनस 5, इसमें क्या कॉमन आएगा 2, x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 आ जा रहा है, और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 आ जा रहा है, यहाँ पे आइदर और लिख लेना, आइदर और, ठीक है, हो गया, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 2 इंटू 5√2 मतलब आ जाएगा 5 इंटू 2 मतलब 10, तो फिर से 10 का ही करेंगे, 2 5 10 आएगा, 2 + 5 7 आ गया, तो हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x, उल्टा करे, पहले 2x प्लस 5x करे, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। पहला दोनों में क्या कॉमन है, √2x, क्योंकि इस 2 में भी क्या छिपा हुआ है, 2 √2 छिपा हुआ है, इसमें भी एक √2, इसमें भी एक √2 है और x है, इसमें क्या बचेगा बताओ, x बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, एक वो √2 बचेगा और नहीं कुछ बचेगा, हाँ सही बात, इसमें 5 अंदर बचेगा x प्लस क्या √2, फिर से बताओ x प्लस √2 कॉमन, तो अंदर √2x प्लस 5, पहला वाला से x कितना आ जाएगा, माइनस √2, और दूसरे वाले से x कितना आ जाएगा, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 और बाई √2। क्या ये आंसर सही मैच करेगा, शायद मैच ना करे, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, जब डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर दिख जाता है तो हम लोग रैशनलाइज करते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो हो जाएगा माइनस 5√2 बाई 2, तो दो आंसर आया यही है, एक आया माइनस √2 और एक आया माइनस 5√2 बाई 2, 1 का पहला नंबर 1। इसमें कह रहा है जॉन एंड जीवंती, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जो भी क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट है, इस सबसे तुम्हारा केस बेस्ड स्टडी भी बन सकता है क्वेश्चन, और नॉर्मल 5-3 नंबर का क्वेश्चन वाला है ये, ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, जॉन और जीवंती के पास दोनों मिला के 45 मार्बल्स है, तो जॉन के पास मान लेते हैं हम लोग कि जॉन के पास शुरुआत में x मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए, तो y मान सकते हो अगर तुम लोग लीनियर इक्वेशन के हिसाब से चलना चाहो, बट अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के ही कि क्वाड्रेटिक का है, तो फिर सेकंड वाला वेरिएबल को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, y लेके करना है, तो दोनों मिला के अगर 45 गो है, तो इसके पास अगर x है तो इसके पास कितना होगा, ऑब्वियसली 45 माइनस x, मतलब जीवंती के पास होगा 45 माइनस x, इतना मार्बल्स है, ठीक है, पहला लाइन क्लियर। फिर बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों 5-5 मार्बल्स खो दिया, तो बाद में क्या हुआ, आफ्टर लूजिंग जॉन के पास कितना हो जाएगा, x माइनस 5, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5, मतलब क्या 40 माइनस x, ठीक है इतना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब अब उन लोग के पास इतना मार्बल है 5-5 खोने के बाद, इन लोगों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे, x माइनस 5 को प्रोडक्ट करवा देंगे 40 माइनस x के साथ, और बोल देंगे इक्वल है किसके 124 के, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, और दूसरे वाले में क्या बोल रहा था कि सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको अब सॉल्व करना हम लोग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व करो, x इंटू 40, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 200, ओके, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल्स टू 124। नेक्स्ट बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर अरेंज कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट कहाँ आ गया, अच्छा ये 5 है, हम ही नहीं समझ पा रहे, प्लस 40x प्लस 5x कितना आ जाएगा, प्लस 45x, और माइनस 200 और माइनस 124 इक्वल टू 0, ठीक। एक्स स्क्वायर ये कितना आएगा, अच्छा ये तो यही है, प्लस 45x, इसमें बताओ माइनस 300, हमको एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं दिखना चाहिए, तो हमको सारे का साइन बदल देना होगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x हो जाएगा माइनस 45x, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0,
3 to 4 into 1, 3 to 4 ही रहेगा। भाई यहाँ पे Time क्या हो रहा factorization भाई, किधर करें, ये किधर कहाँ करते हैं? फंस गया भाई मैं। बताओ, 2 से करो पहले। 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 162। क्या हो गया? 2 1 से 2, इधर बताओ कितने से? 36 ये आ गया और ये आ गया 9, 36 प्लस 9 45 होता है। तो सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर बताओ। ओके, माइनस 9x माइनस 36x 36 2 to 4 कैसे बोलोगे इसको? चलो बताओ, x में क्या आएगा कॉमन? मतलब पहला में x माइनस 9 प्लस प्लस की माइनस क्या ले लें? माइनस 36 ले लेते हैं। x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो दो आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 9 और एक x इक्वल टू 36। दो आंसर क्यों आया वो देख लेते हैं पहले। अगर मान लेते हैं, हाँ क्या क्या? हाँ, बट यहाँ पे दो आंसर ऐसा आ जाएगा, इसका मतलब समझो पहले कि मान लेते हैं, पूछा क्या है कि शुरुआत में लोग के पास कितना था, ठीक है, शुरुआत में कितना था। तो मान लेते हैं कि जॉन के पास कितना था। इफ जॉन हैव, देखो x का वैल्यू ही 2 आया, मतलब कहना चाह रहे जॉन के पास 9 भी हो सकता है, जॉन के पास 36 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर जॉन के पास 9 है, इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स, देन जीवंती के पास कितना हो जाएगा? हाँ, तब 36 होगा। जीवंती हैव 36 मार्बल्स, 36 मार्बल्स। और ऐसा और करके लिखना, इफ जॉन हैव 36 मार्बल्स, देन जीवंती हैव 9 मार्बल्स। बस ये करना, तुमको नहीं पता किसके पास कितना है, उल्टा है कि सीधा है, ये नहीं पता, हम लोग कह नहीं सकते। अगर तुम बोल दोगे कि नहीं नहीं हमको पता है जॉन के पास 9 है और जीवंती के पास ही 36 है, तो ये हो सकता है आधा मार्क्स 1 मार्क्स तक काट सकता है टीचर। क्योंकि हाउ यू डू नो कि ये तो सिर्फ एक्स का वैल्यू आया, ये तो नहीं ऐसा बताया कि पहला वाला ही जॉन का है दूसरा वाला जीवंती का, क्योंकि एक्स का वैल्यू आया दोनों और एक्स नहीं, वाई लेके करते तो भी तो क्वाड्रेटिक बनता है ना, और क्वाड्रेटिक में हमेशा एक ही वेरिएबल रहता है। और जो भी वेरिएबल तुम एक्स लेके करोगे तो एक्स का 2 वैल्यू दे देगा, तो एक्स का जो भी 2 वैल्यू देगा वो दोनों एक्स जॉन का ही होगा ना, तो जीवंती का अलग आंसर आएगा। इसका अगर 9 है, हो सकता है 9 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, ये बोलना चाह रहा है आंसर। आंसर 2 देके बस ये कहना चाह रहा है कि जॉन के पास हो सकता है 9 को है, हो सकता है 36 को है। कोई ये सॉल्व जो किए हम लोग वो क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग और में आंसर देंगे। समझ आ गया? लिख लो इसको। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 का 2 करना है अभी। और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, ये अगर बन जाएगा तो उसका लास्ट वाला भी बन जाएगा, सेम सेम, ठीक है, सेम ही है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है जो हर एक दिन कुछ टॉयज बनाता है, खिलौना बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जो हर एक टॉय बनाने का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है बहुत सारा बात पे। देखो कोई भी अगर इंडस्ट्री है वो बहुत सारा कॉस्टिंग लेके चलता है, कुछ कुछ होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या, जैसे जो जगह में बना रहा होगा, जो जिसमें फैक्ट्री लगाया होगा उसका रेंट, या उसके बाद उसके अलावा क्या, जो लेबर लोग हैं, इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं लगता है, जो इंजीनियर है, लेबर है, टेक्नीशियंस है, अकाउंटेंट है, जो भी लोग हैं वो लोग एक फिक्स सैलरी लेता है। किसी महीना मान लो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, फिर भी वो सैलरी मान लो 30,000 दे रहा है जिसको देना है 30,000, ठीक है। किसी महीना हुआ ही नहीं, लॉस चला गया कंपनी, फिर भी तो 30,000 ही देना पड़ेगा ना एम्प्लॉय को। तो वो सब है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रहा है? और कुछ कुछ है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे कि पहला दिहाड़ी मजदूर होता है, कुछ कुछ दिहाड़ी मजदूर मतलब जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, ठीक है। वो लोग आता है साफ़ सफाई वाला, वो सब चलाता है, वो लोग होता है ना, हल्का फुल्का मिट्टी विट्टी कोड़ने वाला, साफ़ सफाई करने वाला। बॉटल दे दो। तो मान लो अगर ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सब मशीन से ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मजदूरों को बुलाना पड़ेगा। अगर जिस दिन नहीं होगा उस दिन छुट्टी दे देगा कि आज नहीं चाहिए, तो लोगों को पर डे देना पड़ता है। मान लो एक दिन का हाजिरी जो होता है 400 रुपया मान लो, तो 400 रुपया हर एक दिन को दे रहा है, 100 को लेबर बुलाया, 400 इंटू 100 इस तरह से मान लो कर रहा है चीज़ों को। मतलब कितना हो जाएगा 40,000, कितना 40,000, हाँ 40,000 का लेबर रख लिया एक दिन का खर्चा। अगर किसी दिन वो फैक्ट्री बंद है, आज प्रोडक्शन हुआ ही नहीं ड्यू टू सम मशीन फेलियर, कि आज मशीन खराब है, तो आज खाली साफ़ सफाई के लिए 10 को बुला लिया, तो 10 जन को अब 400 रुपया देगा, मात्र 4,000 रुपया लगेगा आज का खर्चा। और कल का खर्चा हो सकता है कल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, 40,000 खर्चा होगा, तो ये है वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा और वेरिएबल क्या कॉस्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि बड़ा बड़ा मशीन चलेगा जिस दिन फुल फ्लेज में चलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उस दिन ज़्यादा आएगा। किसी दिन मशीन बंद रहेगा, ख़राब हो गया तो उस दिन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। इस तरह से बहुत सारा फिक्स कॉस्ट होता है और बहुत सारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। अब मान लो किसी दिन बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका वो पैसा उस दिन जो लेबर लोग को दे रहा था, एक फिक्स चार्ज सैलरी दे रहा था, उसके बाद जगह का रेंट दे रहा था, ये सब चीज़ जो फिक्स कॉस्ट है उसका पैसा उसमें सही लग रहा था कि हाँ पैसा आज वसूल हुआ,
और जिस दिन कम मैन्युफैक्चर हुआ उस दिन उसको क्या लगेगा, लॉस काइंड ऑफ लगेगा ना। तो अगर एक एक टॉय बनाने का खर्चा निकाले कि एक टॉय बनाने का खर्चा कितना आया देखते हैं, तो वो हर दिन क्या होते रहेगा चेंज, कि एक टॉय बनने के लिए इस इंजीनियर को हम 30,000 रुपया हर एक महीना देते हैं, तो आज के हिसाब से एक दिन में कितना पैसा दे रहे हैं, जो कि हर दिन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। आज इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें लगा होगा, इसमें एक लेबर का खर्चा भी लगा होगा, इसमें इस जगह का रेंट भी होगा। तो एक टॉय में बहुत कुछ है। एक टॉय बनाने के लिए कुछ जो भी खर्च निकलेगा वो 10 रुपये मान लो निकल के आ रहा है या 100 रुपये निकल के आ रहा है, जिस 100 रुपये में इंजीनियर का भी सैलरी है, अकाउंटेंट का भी सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, लेबर कॉस्ट भी है। उसके हिसाब से देखा जाए तो एक टॉय बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, 10 रुपया 100 रुपये आ रहा है, तो उसको मार्केट में कितना में बेचेगा, कम से कम 300-400 में बेचेगा। इस तरह से काम हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर वो जिस दिन ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर लेगा टॉय, मतलब एक दिन में मान लो 1000 को टॉय बना लिया और एक दूसरा दिन मात्र 10 को टॉय बना पाया, तो किस दिन पर टॉय का कॉस्ट ज़्यादा होगा, जिस दिन ज़्यादा मैन्युफैक्चर है उस दिन ज़्यादा होगा कि जिस दिन कम मैन्युफैक्चर है उस दिन ज़्यादा होगा। उस दिन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। कैसे कैसे ज़्यादा इंजीनियर लगेगा, नहीं इंजीनियर तो सेम लगता है ना। हाँ देखो हम बता रहे हैं अभी। अब मान लो फिक्स कॉस्ट जो आ रहा है, फिक्स कॉस्ट वो हर महीना उसको 1 लाख खर्चा करना होता है, 1 लाख, ठीक है, जो देना ही होता है। तुम्हारा 10 गो प्रोडक्शन हो चाहे 1000 हो, खर्चा कितना है, 1 लाख। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सबका सैलरी जो कि लगना ही लगना है, जो अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, ये लोग का, जो लोग को सैलरी पे रखा जाता है, रोज़ का मजदूरी नहीं दिया जाता। बात समझ में आ रहा है क्या। और एक है वेरिएबल कॉस्ट, VC, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 10,000 से लेके 10K से लेके ये 2 लाख तक जा सकता है या फिर 1 लाख तक जा सकता है, ये वेरिएबल है। मिनिमम अगर जिस दिन प्रोडक्शन नहीं हुआ उस दिन 10,000, जिस दिन हुआ तो उस दिन 1 लाख। बात समझ में आया। जिस दिन मैक्सिमम हुआ प्रोडक्शन 1000 हो गया, उस दिन टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 1 लाख 2 लाख। जिस दिन हुआ ही नहीं उस दिन खर्चा कितना होगा, 1,10,000। तो अब बताओ कि तुम 1,10,000 लगा के 1,10,000 लगा के मात्र 10 गो टॉय बनाए और 2 लाख लगा के 1000 को टॉय बना दिए। अब किस दिन तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इस 10 टॉय को तुम कितना में बेचोगे। मान लो कॉस्ट हम सेम रख देते थोड़ा देर के लिए, मान लो 500 रुपया है, 500 इंटू 10 5000, तो इस दिन 5,000 ही कमा पाया। और इस दिन 500 इंटू 1000 करो, 500 इंटू 1000, 5 जीरो में कितना क्या होता है, 5 जीरो में 50,000 हो रहा है। क्या बोल रहे हो तुम लोग, 5 लाख हो रहा है, 5 लाख। बात समझ में आ रहा है क्या। पहला दिन उसको लॉस हुआ कंपनी को कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। कितना लगाया था पैसा और कमाया कितना बेचारा, भारी लॉस, नुकसान हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ। इस दिन 2 लाख रुपया लगाया, बट मतलब एक दिन का कितना पैसा आ गया, 3 लाख रुपये। बात समझ में आ रहा है क्या। मतलब अगर पूरे महीना में 20 दिन भी वो अच्छा मैन्युफैक्चर कर ले और 10 दिन लॉस भी खा ले, कोई बड़ा बात नहीं है, फिर भी कंपनी किस में रहेगा, ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा। हम थोड़ा सा आउट ऑफ जा रहे हैं क्योंकि आज बाकी लोग आया नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हर दिन का अब बताओ, एक टॉय का खर्चा, एक टॉय का जो दाम होगा, अगर उसको प्रॉफिट ही चाहिए तो एक टॉय का दाम इसमें बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। हाँ पहले खोज लो पहले खोज लो। हो गया। अभी बताओ इस दिन, दोनों दिन अगर उसको प्रॉफिट ही करना है, दोनों दिन क्या करना है, तो इस दिन, इस वाले दिन इसको टॉय का दाम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। ये बात समझ में आया। अब बताओ जो क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहे थे कि जिस दिन कम मैन्युफैक्चर हुआ टॉय, उस दिन टॉय का दाम ज़्यादा होगा कि जिस दिन ज़्यादा मैन्युफैक्चर उस दिन कम होगा। जिसमें कम मैन्युफैक्चर होगा उस दिन प्राइस ज़्यादा होगा कि कम होगा, उस दिन प्राइस ज़्यादा होगा। और जिस दिन ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो गया उस दिन वो 500 में नहीं भी बेचेगा चलेगा, हम 300 में बेचेंगे हर एक चीज़, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो कॉस्ट घट गया उसका। बात समझ में आ रहा है क्या। क्यों, क्योंकि 1 लाख इसमें भी लगना है, इसमें भी लगना है, ये तो वेरिएबल है। तो जिस दिन ये चीज़ होता है और 1 लाख लग भी जाता है और कुछ होता भी नहीं है, उस दिन तो लॉस है ना। उस दिन क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइस हाइक कराना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि कुछ ज़्यादा ही निकले, लॉस कम हो। बात समझ में आ रहा है क्या। 5,000 में तो इसको बेच नहीं सकता, एक चीज़ को 5,000 में तो नहीं बेच सकता। और अगर एक टॉय को 5,000 में बेच दे 500 की जगह, तो भी 5,000 इंटू 10 50,000 ही होगा, फिर भी लॉस में ही जाएगा। उसको एक टॉय को 50,000 में बेचना पड़ेगा ताकि 5 लाख हो। हाँ तब जाके उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बट उतना में तो बेच नहीं पाएगा। इतना समझ में आया क्या। चलो थोड़ा सा आइडिया ये लगा हम लोगों को अभी कि मैन्युफैक्चर के हिसाब से एक दिन में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके हिसाब से एक चीज़ का भी दाम वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। चलो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉयज
प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इन अ सर्टेन डे, मतलब मान के चलो कोई भी एक दिन टॉय कितना मैन्युफैक्चर हुआ इन अ सर्टेन डे, कोई भी एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मान के चलो आज ही कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, एक्स टॉय मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय का दाम बताना चाह रहा है लोग, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय वो कितना बोल रहा है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, 55 minus 55 minus number of toys produced in that day, तो x। अब थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को और अच्छे से। आज मान लो 100 को टॉय बना, 100 को ज़्यादा हो गया, आज मान लो 30 टॉय बनाया, 30 टॉय, ठीक है, हमारा कंपनी 30 को टॉय बनाया, तो एक टॉय का दाम कितना होगा 55 माइनस 30, मतलब 5 माइनस 0 5 5 माइनस 3 2, हर एक टॉय का दाम कितना रख दिया गया 25 रुपया। और इसका बाद हम लोग ये कर लेते हैं कि मान लो आज प्रोडक्शन हुआ 45, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा, तो वन टॉय का दाम कितना होगा बताओ, तो हो जाएगा 55 माइनस 45, 55 माइनस कितना आ जाएगा 15 है, 5 माइनस 5 0, 10 रुपया हो जाएगा। जिस दिन प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है उस दिन दाम एक एक टॉय का क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, और जिस दिन कम मैन्युफैक्चर और कम मैन्युफैक्चर कर दो, 5 को मैन्युफैक्चर हो रहा है मान के चलो, तो एक दिन का एक टॉय का दाम फिर कितना हो जाएगा 55 माइनस 5, मतलब एक एक टॉय का दाम कितना रखना पड़ेगा उसको 50 रुपया रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए दाम देखो, प्रोडक्शन घट जा रहा है तो दाम क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि एक टॉय का दाम कितना देखा गया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन का बात है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जैसे मान लो हम इस दिन का बात करते हैं, ये वाला केस का, इस दिन मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, तो एक टॉय बनाने में कितना खर्चा आया 10 रुपया, कितना टॉय बना है उस दिन, तो 10 इंटू क्या कर देंगे, तो कितना रुपया आ जाएगा, इतना रुपया मेरा खर्चा हुआ आज टॉय बनाने में, पूरा टॉय पूरा जितना भी मैन्युफैक्चर हुआ सब बनाने में कितना खर्चा आया, तो जितना लगा एक टॉय का उसको मल्टीप्लाई कर दिए जितना टॉय बना है उससे। नहीं प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट वाला चीज़ है ही नहीं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब हम मान लो मैन्युफैक्चर कर रही है मार्कर, तो हमको ये 10 रुपया एक मार्कर बनाने में लग रहा है, इस 10 रुपया में इंजीनियर का सैलरी भी घुसा हुआ है, लेबर कॉस्ट भी घुसा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी घुसा हुआ है, मशीन का चार्ज भी घुसा हुआ है, रेंट भी घुसा हुआ है, सब चीज़ घुसा हुआ है। सब चीज़ घुसा के अगर एक मार्कर का हिसाब निकाला जाए तो 10 रुपया निकलता है, तो इसको अब 10 रुपये में तो नहीं बेचना है, अब कितना में बेचना है इसको, बेचना आप ज़्यादा में है, बेचेंगे इसको हो सकता है 50 में, 100 में, 150 में, 200 में, किसी में बेच सकते हैं, 10 से ऊपर कितना में भी बेच सकते हैं, कितना प्रॉफिट चाहिए। बात समझ में आया? वो ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करता है। तुम अगर एप्पल जैसा ब्रांड बना लिए हो तो कितना 2000 का चीज़ को 2 लाख में बेच दो, क्योंकि एप्पल है, लोग लाइन लगा खरीदेगा, ठीक है। और वही अगर मान लो छोटा मोटा माइक्रोमैक्स या फिर देश का कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो कि उतना फेमस नहीं है, तो वो भी 2000 का ही बन रहा है, बट उसको बेचना पड़ रहा है 6000 में, कम प्रॉफिट कमा रहा है वो, ठीक है, वो बात अलग है, वो पूरी ब्रांड वैल्यू है। अभी ये बात समझ में आ रहा है? तो हमको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि एक टॉय में जितना खर्चा हुआ उसको मल्टीप्लाई करना हो रहा है टोटल नंबर ऑफ टॉयज से। तो हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करेंगे कि एक टॉय बनाने में कितना खर्चा आया है, एक टॉय, हाँ 55 माइनस एक्स, एक टॉय बनाने में खर्चा आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना टॉय उस दिन बना है, उस दिन कितना टॉय बना है, एक्स टॉय बना है, तो इसका मतलब खर्च कितना हो जाएगा 55x माइनस कितना रुपया खर्च हुआ है। ये बात समझ में आया? अब क्या बोल रहे हैं, यही 750 है, बोल रहा हूँ ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, मतलब यही किसके बराबर होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 55x माइनस एक्स स्क्वायर है यही है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कितने के बराबर है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना समझ में आ गया पूरा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स निकलेगा, मतलब उस दिन कितना टॉय बना था वो पता चल जाएगा, उसको इससे करेंगे तो एक टॉय का दाम पता चल जाएगा। 750 है, 750 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा बताना जल्दी जल्दी फास्ट। 5 से ही करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 5 1 5 6 7 25 5 25 और 0, फिर 5 3 15 और 0, 30 आ रहा है, और यहाँ 30 25 प्लस 30 करो, 30 प्लस 25 55, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, इसमें आएगा x माइनस 30 माइनस 25 ले लो यहाँ पे, तो फिर से x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x माइनस 30 x माइनस 25 कितना कितना आ रहा है, x इक्वल 30 आ रहा है और x इक्वल 25 आ रहा है, दो आंसर आ रहा है। इफ 30
अगर ये 30 होता है, इफ x इक्वल टू 30, तो 55 माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 55 माइनस 30 करो, कितना आएगा बताओ? 45, 25, ओके, 25 रुपया। और वाइस वर्सा, इफ x इक्वल टू 25, तो 55 माइनस एक्स कितना आएगा? 30। उल्टा आ गया, ठीक है, इसको दिखाना जरूरी है। आएगा इसी का उल्टा उल्टा, जो भी ये आया उसका बाद वाला ये आंसर आएगा, बट फिर भी और करके दिखाना पड़ेगा। नंबर लोग को मान लेते हैं सम 27 है। अगर पहला नंबर फर्स्ट नंबर को x मानते हैं, फर्स्ट नंबर को x मानते हैं, तो दोनों नंबर का सम 27 है, सम 27 है। तो अगर एक x होगा, दूसरा क्या होगा? 27 माइनस एक्स। तो सेकंड नंबर लिख लेंगे हम लोग, सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, ठीक। अब उन लोग का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है? 182, मतलब x को और 27 माइनस एक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 182। तो मल्टीप्लाई करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। बताओ किसने कैसे तोड़ रहा है, टूट कैसे रहा है बताओ? 182 को तोड़ रहे हो, 91 बार में जा रहा है इधर। 13 7 था ना? अच्छा, 14 प्लस 13 17, वो बोल रहे हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस बताओ कितना आएगा? 14x, फिर माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर में कॉमन आएगा एक्स माइनस 14, एक्स माइनस 14। तो दो आंसर आ जाएगा, एक एक्स इक्वल टू 14 और एक्स इक्वल टू 13। दो आंसर आ गया, काफ़ी है क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 13, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? मतलब ऑब्वियसली 14 आएगा। और फर्स्ट नंबर अगर मान लेते हैं 14 है, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? 13। इसी पैटर्न में आंसर लिखना लास्ट में, ठीक है। स्क्वायर इज 365। दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पता करना है। तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो अगर पहला वाले को x मानेंगे, दूसरा वाले को क्या मानना पड़ेगा? x प्लस 1। अब इन लोगों का प्रोडक्ट दे दिया गया होगा, कितना दिया हुआ है? नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इसका भी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। वो कितना दे रखा है? 365। ये बात समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया? दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, इन लोगों का स्क्वायर लोगों का सम 365 है। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस ये बताओ कितना होगा? प्लस हाँ 2x, बहुत जन भूलते हो। 365 कितना आएगा बताओ जल्दी जल्दी? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस डायरेक्टली बताओ कितना आएगा? माइनस 364, मतलब प्लस 1 होगा माइनस 365 होगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। इसको 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 182 आ गया। चलो जल्दी जल्दी बताना। 182 को 2 से करते हैं पहले, वही वाला आ रहा ना वापस। देख लो 5 वाला कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये तो इजी क्वेश्चन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल क्या बोल रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को मान लेते हैं हम लोग कितना? x। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब x माइनस 7, ठीक है। और कुछ बोल रहा है क्या? इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अदर टू साइड, बाकी दो साइड निकालिए। तो क्या करना, बस पाइथागोरस लगा देना, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। 13 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 169। p स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। यहाँ से बन जाएगा 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। बताते रहना, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, कितना आएगा? माइनस में ही आएगा, कितना आएगा? माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, आगे हो जाएगा। चलो लिख लो, लास्ट वाला 6 वाला करते हैं, 7 वाला, सॉरी 6 वाला। ये अच्छा लग रहा था तुमको? बस 6 वाला करते हैं। ये बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी, टॉय की जगह खाली क्या कर दिया? पॉटरी कर दिया इन अ डे। तो नंबर ऑफ पॉटरीज इन अ डे क्या कर लिया हम लोग? नंबर ऑफ पॉटरीज इन अ डे, उसको x मान लेते हैं।
इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का ये लोग बात किया है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना बोला है, ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब 3 मोर है, 3 ज्यादा है, किससे, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस दिन उससे 2 ज्यादा, इतना रुपीज का कॉस्ट रखा है एक आर्टिकल का। क्या ये रुपीज में है? नहीं, ये रुपीज में नहीं, ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, तो इसका इसी का डबल करके 3 ज्यादा कर दो। जैसे आज मान लो 10 आर्टिकल 10 गो पॉटरी बनाए हम, तो हर एक पॉटरी का दाम कितना हो जाएगा, तो इसी को डबल कर देंगे तो 20 रुपया और उसमें 3 ज्यादा कर देंगे, मतलब हर एक पॉटरी का दाम कितना होगा, 23 रुपये। ये दाम मतलब हम दाम मतलब ये मत सोच लो कि इतना में बेचेगा, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इतना उसका कॉस्ट ऑफ बनाने का खर्च आया, अभी इसको प्रॉफिट चाहिए तो इससे ज्यादा में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल। बात समझ में आ रहा है क्या, इसको बनाने में खर्च इतना लग रहा है। आगे करते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे हो गया। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते थे याद है, जितना भी एक आर्टिकल को बनाने में खर्च आया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना बनाया गया, मतलब एक आर्टिकल को बनाने में खर्च आया कितना, ₹3 + 2x, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना बनाया गया जो कि है x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 3x + 2x स्क्वायर इतना रुपीज, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि दिया गया है कितने के बराबर है, 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे 3x + 2x स्क्वायर = 90, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर + 3x - 90 = 0, खत्म आंसर। इसके बाद सॉल्व स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इससे भी हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 3 हम लोग बात किए थे मेथड का एक्स निकालने का, पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे पूरा क्वेश्चन कर लिए। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो सीखेंगे, और इसके बाद है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि इसी से निकलेगा, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखना अच्छे से आज। नंबर 1 क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम लोग, उसके बाद सीख लेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नंबर 1 में दिया हुआ है 2x स्क्वायर + 7x + 3 = 0। चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है वो सुनो, फॉर्मूला पहले पता है कि नहीं देखना ये वाला, कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला 2 फॉर्मूला का काम है, ठीक है। समझ में आ गया, क्या करना है देखो, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से थ्रू आउट डिवाइड मार देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2, तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड, मतलब इसको भी पूरा 2 से डिवाइड, इसको भी पूरा 2 से डिवाइड, तो क्या क्या बन जाएगा देखना, 2x स्क्वायर ये बाई 2 है, ये बाई 2 सबका बाई है, तो 2x स्क्वायर बाई 2 + 7x बाई 2 + 3 बाई 2 = 0, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला x स्क्वायर + 7x बाई 2 + 3 बाई 2 = 0। यहाँ तक ठीक है। हमको अब इसको ना सजाना है या तो इस पैटर्न में या तो इस पैटर्न में, अब देख के समझ में आ जाएगा किस पैटर्न में सजाना पड़ेगा, कहीं माइनस दिख नहीं रहा है तो ऑब्वियसली इस पैटर्न में सजाना पड़ेगा, जिसमें a स्क्वायर पहला चीज मिल गया, मेरा a कौन आ गया, मेरा a हो गया x, मेरा a हो गया x, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया a स्क्वायर, अब होना चाहिए 2ab, यही होना चाहिए ना, तो 2ab ये होना होगा कि ये होगा, क्या लग रहा है तुम लोग, 2ab ये हो सकता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है 2ab, क्यों, क्योंकि इसमें a ऑलरेडी है, a क्या था, x था, x यहाँ पे छुपा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता 2ab क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ठीक है। तो इसको 2ab कैसे बनाएंगे, तो पहले लिख देंगे 2, अपने मन से लिखे 2, ठीक है, अपने मन से लिखे इसलिए 2 से क्या कर दिए डिवाइड, a लिखना है, a क्या है, a है x, ये इनटू का साइन है, ठीक है, a x है, x को क्या भरपाई करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं ये यहाँ से उठाए हैं, बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। वंस मोर 2ab लिखना था तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले 2 लिख दिए अपने मन से, याद रखेंगे 2 अपने मन से लिखे, फिर a लिखना था जो कि x है, तो x कहीं यहाँ पे है, हाँ है, दिख गया, लिख दिया उठा के, फिर b लिखना था, तो b अभी पता नहीं क्या है, पहले भरपाई वाला काम खत्म करते हैं, 2 अपने मन से लिखे हैं तो बाई 2 कर दिए, अब जो बच गया क्या बचा 7/2, तो 7/2 को भी लिख दिया, बात समझ में आया। तो अब जो यहाँ पे 2ab लिखा हुआ है ये तो 2 है, ये x a है, जो बच जा रहा है इसका मतलब वही है b, बात समझ में आया। तो मेरा b क्या बन गया, b बन गया 7/4, बता रहे हैं ये 7/2 समझ में आया, ये x समझ में आया, तो 7x/2 दिख रहा है, 7x/2, तो यहाँ पे जो 2 लिखे हैं एक्स्ट्रा उसी को भरपाई किए वाला 2 से, हाँ क्योंकि अपने मन से तो नहीं कुछ कर सकता ना, अपने मन से अगर कर रहे हो तो उसको न्यूलीफाई करना पड़ेगा, उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, बात समझ में आया। यहाँ तक तो था जो लिखा हुआ वही लिखा हुआ है 7x/2 7x/2, बट हमको 2ab चाहिए तो 2 लिखना पड़ा मजबूरी में, बट उस मजबूरी को क्या करेंगे हम लोग भरपाई कर देंगे 2 डिवाइड करके, समझ आ गया। तो यहाँ पे हो गया 2a और जो बच जा रहा है वो पूरा b, मतलब 7/4 b, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद a स्क्वायर + 2ab
प्लस क्या लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कौन हो जाएगा, जो भी बी है, बी क्या है 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर कर देंगे, 7/4 का स्क्वायर। क्या ये लिखा हुआ था 7/4 का स्क्वायर, नहीं लिखा हुआ था, अपने मन से ना ये चीज को प्लस कर दिए। इस चीज को भरपाई करने के लिए फिर से इसी चीज को वापस क्या कर देंगे, माइनस। जब मल्टीप्लाई किया था अपने मन से तो भरपाई करने के लिए डिवाइड कर दिया, जब अपने मन से कुछ प्लस कर रहे हैं तो भरपाई करने के लिए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो लिखा हुआ था एक चीज बचा था उसको भी लिख दो, माइ प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया, प्लस 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला में बैठ गया। वो फॉर्मूला क्या है उसको भी मिटा रहे हैं, इसका काम होता है। चलो आगे करते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताना ए कौन है यहाँ पे, ए है x प्लस बी कौन है यहाँ पे 7/4, तो लिख देंगे 7/4, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ गया। इस पूरे चीज को हम लोग कॉम्पैक्ट साइज में ऐसा लिख दिए, ठीक। ये जो चीज बाकी जो बच गया उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। कैसे भेजेंगे देखना, 7 का स्क्वायर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा 49, प्लस हो जाएगा 49 बाई कितना 16, और माइनस हो जाएगा 3/2। समझ में आया क्या। नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 16 का आ जाएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 49 माइनस हो जाएगा 24। समझ आया क्या। नेक्स्ट x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस करो 9 माइनस 4, 4 माइनस 2 बाई 16, ठीक। इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लगता है, अंडर रूट के बाहर क्या होता है प्लस माइनस, याद आ रहा है। हाँ, तो x प्लस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 25/16। तो हो जाएगा यहाँ से क्या, x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ठीक है, यहाँ इतना दूर तक। आगे किधर कर दे, यहाँ कर देते हैं। आगे देखना, आगे है यहाँ पे कर देना है x एक बार प्लस इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू प्लस 5/4, प्लस 5/4 को उठाएं और प्लस 7/4 उधर जाएगा तो, या फिर ऐसा लिखते थोड़ा और सहूलियत हो जाएगा। ऐसा करते सुनना, इक्वल टू लिखते हैं प्लस माइनस 5/4 और माइनस 7/4, ठीक है। तो दो चीज़ हो जाएगा, यहाँ से दो चीज़ निकल जाएगा। एक बार निकल जाएगा x इक्वल्स टू प्लस 5/4 माइनस 7/4, और एक बार निकल जाएगा माइनस 5/4 माइनस 7/4, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 4 एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 7, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 एलसीएम माइनस 5 माइनस 7, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस 2/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 12/4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 आंसर, साथ में भी लिखा एक और मिस प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा -3। दो आंसर आ गया मेरा। समझ आया क्या, एक से दो वैल्यू निकला। इसको अगर हम लोग स्प्लिट द टर्म करते तो भी दो वैल्यू यही सब निकलता, बट ये वाला किस मेथड से निकला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक बार जल्दी जल्दी फिर से फास्ट फॉरवर्ड में सुनो। पहला स्टेप जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट रहे उससे थ्रू आउट कर देना है डिवाइड दोनों साइड। फिर ये पूरे में बाई 2 हो गया, इस वजह से इसमें भी बाई 2, इसमें भी बाई 2, इसमें भी बाई 2, इसमें तो 0/2 तो 0 ही रह गया। यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 7x/2 प्लस 3/2 प्लस 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, यहाँ तक मस्त समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, उसके बाद फिर से इजी सा है। स्ट्रगल पार्ट यहीं पे है, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान दे देना यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना, इसमें ध्यान मत देना, इसमें देना। ए स्क्वायर लिखा हुआ है, हमको फॉर्मूला में क्या फॉर्मेट क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको पता चल गया कि एक चीज़ का स्क्वायर दिखा, मतलब यही है ए। तो ए को बोल दिया मेरा ए कौन है, मेरा ए एक्स है, तो ए स्क्वायर हो गया। अब 2ab में ए है और बी स्क्वायर में ए नहीं है, और ए है एक्स, तो बी ए किसमें है वो देखना, इसमें ए है कि इसमें ए छिपा हुआ है। इसमें दिख रहा है साफ साफ ए छिपा हुआ है, मतलब इसमें ही 2ab होने का क्षमता है, ये आगे जाके 2ab बन सकता है जिंदगी में, ठीक है। ये नहीं बन सकता, इसमें वो काबिलियत नहीं है, तो ये 2ab इसको बना सकते हैं। तो 2 अपने मन से लिख दिए, ए को उठा के यहाँ पर लिख दिए, और बाकी जो चीज़ था उसको छाप दिए, 2 को जो अपने मन से लिखे थे उसको भी भरपाई कर दी, तो हो गया 2a, और जो एक्स्ट्रा चीज़ बच जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, b। तो इसका मतलब b कितना हो गया 7/4, ठीक है इतना प्लस, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 2ab हो गया, अब होना चाहिए b स्क्वायर। तो b स्क्वायर यहाँ पे मत खोजना, जो भी तुम b पता किए उसी का स्क्वायर करके लिख देना कि हो गया b स्क्वायर, फिर उसी को भरपाई कर देना, मतलब जो चीज़ यहाँ लिखे माइनस करके वही चीज़ वापस लिख दो, और फिर जो लिखा हुआ था यहाँ पे इसको भूल मत जाना, इसको भी लिख देना इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही से पता करना ए कौन है बी कौन है, उसका होल स्क्वायर लिख देना और इक्वल टू लिख देना। उसके बाद और जो चीज़ दिख रहा है बाकी बचा हुआ उसको कहाँ फेंक देना, उस साइड फेंक देना। तो उधर हो जाएगा 49/16 माइनस 32/3/2। सॉल्व वॉल्व कर दिए, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या किए, स्क्वायर हटाएं, उधर क्या आता है रूट आता है, बट प्लस माइनस लगाना मत भूलना।
नहीं तो एक आंसर देगा, अधूरा आंसर है, गलत है, काटेगा नंबर, कोई टीचर पूरा ही काट देगा। ठीक है, तो प्लस माइनस देखना जरूरी है। तो x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया 5, ये हो गया 4। फिर यहाँ पे आ गए प्लस प्लस माइनस दोनों लिखे हैं पहला स्टेप में, और प्लस प्लस 7/4 को उधर भेज दिया, माइनस 7/4। यहाँ से आइदर और का सिचुएशन बन गया, आइदर होगा प्लस, हाँ हाँ हाँ, इसके बाद केस 1 केस 2 मत लिखो, यहाँ लिखना आइदर और यहाँ लिखना और, ऐसे क्लिक करना। ठीक है, आइदर मतलब या तो ये या तो वो, एक होता है ना, हाँ हाँ ऐसे कर देना। तो आइदर में ये आ गया एक वैल्यू, और में ये आ गया एक वैल्यू, समझ में आया पूरा? लिख लो इसको। 3 1 का 3 4x² थोड़ा छोटा लिखते हैं, प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो बताना, स्टार्ट करो। किससे डिवाइड करें? थ्रू आउट, 4 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, पोजीशन सही नहीं बैठ रहा है, हाँ 4 से डिवाइड करेंगे, इधर भी और उधर भी, है ना? तो क्या हो जाएगा 4x²/4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। हाँ वही तो बोले थे हम, जो भी x² का कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड करता है, 2 से डिवाइड नहीं करना है, 4 से भी डिवाइड नहीं करना है। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ x² लिखा रहता तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि 1 होता, 1 से क्या ही डिवाइड करना है। ठीक है, चलो काटना स्टार्ट। तुम लोग देख रहे हो कि बना रहे हो खुद से नहीं बनाना है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे उसको खुद से बनाना है, इसको देखना है, डबल लेयर हो जाएगा, थोड़ा सा जहन में घुस जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलो 4 और 4 कट गया, यहाँ भी 4 और 4 कट गया, कितना आएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4। ठीक, मेरा a क्लियर हो गया कि मेरा a कौन है, x², यहाँ लिख देते हैं कि मेरा a है x प्लस, अब हमको 2a भी बनाना है, प्लस प्लस है तो प्लस 2a भी होगा। किसका बनने का पोटेंशियल कौन है यहाँ पे, ये वाला, तो हो जाएगा 2 अपने मन से इंटू a मतलब x इंटू b जो बच गया उसको लिख देंगे और भरपाई कर देंगे किसको, तो ये 2 हो गया, ये हो गया a, और ये जो बच गया यही है मेरा b। समझ आया क्या? तो मेरा b पता चल गया कितना है, ये समझ में आ, यही चीज़ मेन है, बस इतना ही मेन है, इसके बाद सब इजी है। ये समझ में आ गया तो आ गया पूरा, इसके बाद करते हैं, अब इजी हो गया। तो a² हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस b² लिखना है, तो b² क्या करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर, भरपाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से लेके यहां तक क्या है, फॉर्मूला में बैठ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का a कौन है बताओ, प्लस b कौन है बताओ, √3/2 का होल स्क्वायर। फिर इक्वल टू लिखे कि इसको लिखें, इक्वल टू लिखेंगे, ये वाला चीज माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, √3 का स्क्वायर 3 है, 3/4 फिर माइनस, समझ आया? तो क्या हो जाएगा, दोनों कट के 0। समझ में आया क्या? तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर हटेगा उस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा 0, तो हो जाएगा x प्लस √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर, लिखने का मतलब नहीं बनता वैसे, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 0, तो x इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस √3/2 और दूसरा भी क्या हो जाएगा, नहीं प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा प्लस, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 0 नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 0 प्लस माइनस नहीं होता, तो 0 को 0 ही लिखना पड़ेगा, तो दूसरा 0 माइनस √3/2 ही होगा, तो एक ही वैल्यू आ रहा है, बट एक ही वैल्यू लिख नहीं सकते, उसी को 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 3 चीज बताए थे कि 2 वैल्यू हमेशा होता है, उस 2 वैल्यू में हो सकता है दोनों का दोनों रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, तो पिछला वाला वही था, रियल था और डिस्टिंक्ट था। दूसरा केस था कि दोनों का वैल्यू, दो वैल्यू निकले और दोनों वैल्यू क्या हो, रियल भी हो और इक्वल हो जाए, तो ये वाला वो वाला केस है, रियल भी है और इक्वल हो गया। और थर्ड केस है वो डज नॉट एग्जिस्ट वाला, नेगेटिव वाला, इमेजिनरी, वो आउट ऑफ सिलेबस, तो उसमें क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये लिख लो, इजी सा था, तुम लोग को नेक्स्ट ट्राई करना ये वाला, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। द वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ही करेंगे बताओ, काम ही क्या है हम लोग का। क्वेश्चन इस बार ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसा रहता है उसी को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इससे x का वैल्यू निकालना है। पहला स्टेप क्या था हम लोग का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, कि जो भी x² का कोफिशिएंट रहता है उससे थ्रू आउट डिवाइड मार दीजिए। x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, a, तो a से थ्रू आउट डिवाइड करो, कितना आएगा, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे भी बाई है, ठीक, तो वो कितना जाएगा बताना। यहाँ पे हो जाएगा x² बाई a मतलब x²
प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू, ठीक है इतना। मेरा ए कौन है? मेरा ए एक्स ही है, ठीक है। तुम लोग का ए कौन है? हाँ, तुम लोग का भी ए एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस 2a भी लिखना है तो 2 लिख दिए, इनटू एक मिल रहा है यहाँ पे, हाँ मिल रहा है, इनटू जो बच गया, क्या बच गया? b बाई ए बच गया। कुछ दिक्कत है यहाँ पे कि ठीक है हो गया? हाँ, ये जो 2 अपने मन से मल्टीप्लाई किए उससे डिवाइड भी अभी करना है, इनटू है, इतना समझ में आया? तो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a, और ये देखो कहाँ गया ये वाला b बाई 2a, दिख रहा है? तो b बाई 2a मेरा हो जाएगा b। मेरा b कौन है? तुम लोग का b कौन है? हम सब का b कौन है? b बाई 2। चलो अभी आगे करते हैं, बताना। प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस क्या होना चाहिए? b स्क्वायर, मतलब b बाई का फिर माइनस का होल स्क्वायर प्लस, इसको तो भूल गए ना, इसको बोलना नहीं है, इसको लिखना है, बोल मत जाना इसको। फिर बताना, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला में है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए कौन है इसका? एक्स प्लस बी कौन है? b बाई 2a का होल स्क्वायर, और उधर कौन जाएगा? b बाई 2a, मतलब उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब माइनस में क्या हो जाएगा? यहाँ तक समझ में आया? पहले यार हजम कर लो, एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत यहाँ तक? सौरभ, सिमरन, अंजलि नहीं, दूर भी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करना, सुनना क्या करेंगे। 4a स्क्वायर है और a है, इस दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो 4a स्क्वायर का एक एलसीएम देना पड़ेगा। 4a स्क्वायर का एक एलसीएम कितना आएगा? एक जन बोल रही है 4a, बाकी लोग बताओ। 4a स्क्वायर, हमको एलसीएम चाहिए। कैसे देख लो, यहाँ पे है 4a स्क्वायर और यहाँ पे क्या है? a। एलसीएम लेना है तो पहले a से डिवाइड करो, a से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? इसको से डिवाइड करो कितना बचेगा? फिर 4 से कर लो, कोई मतलब नहीं बनता वैसे, फिर a से कर लो। ये समझ में आया? एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू ए कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर एलसीएम। फिर 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर से, आएगा 1 इंटू बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4a आएगा। 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ चीज समझ में आ रहा है? कुछ चीज दिख रहा है तुम लोगों को पहले से? चलो इसको हटाते हैं। फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोग अभी से कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? दिख गया। x प्लस लिखना, x प्लस बी बाई 2a, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा पहले तो, फिर रूट आ जाएगा, और रूट के अंदर कौन हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर ना, ठीक है। इतना समझ में आया ना? पक्का? ओके। फिर x प्लस बी बाई 2a प्लस सॉरी इक्वल टू प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट से बाहर निकल सकता है क्या? सिर्फ b निकल सकता है? पता था बोलोगे हाँ। अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होता तो बी स्क्वायर के बदले b निकल जाता, 4 के बदले 2 निकल जाता, बट बीच में माइनस प्लस रहने से एक यूनिट होता है, साथ में इकट्ठे होता है। इसको तुम तोड़ के एक चीज को निकाल नहीं सकते। समझ आया? जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 4 प्लस 2 का रूट है, तो ये 6 का रूट है ना, 6 निकल पाएगा बाहर? तुम बोलोगे सर हम ऐसा करते हैं 4 को निकाल देते हैं 2 और प्लस रूट 2 कर देते हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर यही चीज ऐसा ना हो, कैसा होता 4 इंटू 2, तब तुम 4 को 2 बाहर निकाल लेते और एक 2 को अंदर रख देते, ये चलेगा। बीच में इंटू है तो चलेगा, बीच में डिवाइड है तो चलेगा, बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको निकालना पड़ेगा, बट प्लस माइनस कर ही नहीं पाएंगे तो निकाल भी नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है? ये सब चीज बहुत बार हो गया, पता है? ये सब बार बार हम पूछते हैं कि होल निकाल लेंगे, बोलते हाँ मस्त निकाल लेंगे। चलो तो ऊपर वाला जैसा है वैसा रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे वाला निकल पाएगा क्या? कि नहीं? क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड में तो निकलता है। नीचे वाला 4a प्लस a स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, 4 इंटू है तो निकल जाएगा। 4 क्या बन के बाहर निकलेगा? 2 बन के बाहर निकलेगा। क्या हो गया जिया? वो डिप्रेशन क्यों हो जा रहा है? समझ में आ रहा है? एस्केप कर जा रहे हो तुम, कहीं और चले जा रहे हो। नहीं, ए स्क्वायर क्या बन के बाहर निकलेगा?
हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है मेरा? नेटवर्क इशू आ गया? ए स्क्वायर क्या बन के बाहर निकलेगा? 2 बोल दिए तुम लोग, कोई लॉजिक ये हो गया इतना दूर तक। x निकालना था ना हम लोग को, तो x को अकेला करो। इधर हो गया, ये देखो प्लस b बाई 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2 है। फिर प्लस माइनस लिखा हुआ है दोनों, फिर यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, बोलो ठीक। ठीक, अब यहाँ देखना x इक्वल टू, यहाँ पे बाई में 2a है, यहाँ पे भी बाई में 2a है, 2a और 2a का एलसीएम कितना आएगा 2a। तो 2a को 2a से डिवाइड करेंगे 1, तो माइनस बी की जगह में क्या लिखना पड़ेगा माइनस बी ही लिखना पड़ेगा। फिर प्लस माइनस दोनों हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा। फिर 2a को 2a से डिवाइड करेंगे फिर से 1 इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट अंडर वही रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x का वैल्यू कितना निकल गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और यही वाला है हम लोग का अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से निकला है? क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से निकला है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही निकला है। बात समझ में आया? इसमें कितना वैल्यू निकला है इसका? 2 की 1? किसी को 1 दिख रहा है क्या? 2 दिख रहा है ना सबको? यह माइनस बी प्लस ये बाई 2 है, एक बार माइनस बी माइनस 2 ये बाई 2 है। ठीक है, चलो एक बार जल्दी फास्ट फास्ट करते हैं। ठीक है, चलो देख लो एक बार, दिक्कत हो रहा है, आ रहा है, आएगा, एग्जाम में आएगा, उस हिसाब से एक बार देख लो। उस नजर से तुम लोग देखे नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए था तो थ्रू आउट ए से डिवाइड कर दिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए, इसलिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी एक्स बाई ए को बी ए बाई एक्स लिखे, सी बाई ए लिख दिए, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर 2 लिख दिए अपने मन से, तो भरपाई कर दिए नीचे 2, फिर एक्स को लिख दिए और बी बाई ए को छाप दिए, तो 2a और जो बच गया उसी को क्या बोलते हैं b, तो b बाई 2a मेरा b बन गया। तो प्लस बी स्क्वायर करना था तो b बाई 2a का होल स्क्वायर कर दिए, सेम टू सेम चीज माइनस कर दिए, प्लस जो चीज यहाँ लिखा हुआ था उसको लिख दिए। ठीक है, ये पूरा चीज हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको भेजते हैं उस साइड, उसको भी भेजते हैं उस साइड। ये माइनस वाला उस साइड गया तो प्लस में गया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, क्योंकि दिख ही रहा है 2 का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये प्लस में था उधर गया तो माइनस सी बाई ए। 4a था, 4a स्क्वायर था और a था, एलसीएम कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये सब में दिक्कत हो तो एक बार करके ही देख लेना, इसलिए हम वैसा तलेम तरीका भी बताते हैं ताकि कर पाओ एग्जाम में अगर फंस जाओ तो। 4a स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे इसी से तो बी स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, माइनस के बदले माइनस 4a स्क्वायर, तो x डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा। ये कैसे बचेगा समझ में आ रहा है सबको? ये कट जाएगा, 4a ना बचेगा, तो 4a इंटू सी 4ac। ठीक, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर पूरे में रूट आ जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा, वही किए हैं, स्क्वायर हटाए हैं, प्लस माइनस लगाए, रूट लगाए। ऊपर वाले को देखे कि निकल नहीं पाएगा तो रख दी जैसा है वैसा, नीचे वाले को देखे कि 4 के बदले 2 निकल जाएगा, a स्क्वायर के बदले a निकल जाएगा, तो निकाल दिए रूट से बाहर, तो ऊपर वाला रूट में रह गया, नीचे वाला रूट से बाहर निकल गया। उसके बाद x निकालना था हमको, फाइनली x का वैल्यू निकालना था, तो x को अकेला करेंगे तो इस चीज को उधर भेजेंगे, तो प्लस b बाई 2 उधर जाएगा तो माइनस b बाई 2 प्लस माइनस ये वाला पूरा, इधर भी 2 इधर भी 2 2 एलसीएम ले लिए तो ऊपर वाला एज इट इज उतर गया। यही बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, हम लोग अब क्या होगी, इवोल्यूशन हो गया हम लोग का मैथ्स में। ऐसी मैथ्स में इवोल्यूशन हुआ है, पहले के जमाना में सब कोई ऐसे यूज करता था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही इकलौता तरीका था x निकालने का। फिर वो जो श्रीधर आचार्य जी हैं वो ऐसा करके इस तरह से निकाले पूरा और बोले कि अब से ऐसा मत करो तुम लोग मूर्ख लोग, अब इस तरह करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट फार्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा तुम लोग का। तो अब सबको वही क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल दिया उसको। फिर फॉरेन कंट्री लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से प्रचलित कर दिया, बट ये एक्चुअली कौन सा फार्मूला है, श्रीधर आचार्य फार्मूला है, वही पहले निकाले थे। चलो लिख लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन था। इसको हम लोग सॉल्व किए थे, याद करो, 2 से डिवाइड किए थे वगैरह, बहुत को मेहनत किए थे। अब नहीं करेंगे, अब लिखेंगे ये फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ले एक बता रहा दूसरा बोल रही तब किसी की अलग ही लेवल है। बी का बताओ कितना, बी कितना है, सी कितना है, माइनस के बदले माइनस, बी के जगह में माइनस 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर मतलब प्लस 49 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2a 2 इंटू 2, तो एक्स इक्वल हो जाएगा इधर प्लस 7 प्लस माइनस और रूट अंडर 49 माइनस 24 बाई 4 इक्वल टू प्लस 7 प्लस माइनस कितना आएगा बताओ, 9 माइनस 4 5 4 माइनस 2 2, अच्छा सही बात है, ओके। तो एक्स इक्वल हो जाएगा 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होगा 5 बाई 4, मतलब यहाँ से अब 2 आंसर निकल के आएगा। एक्स इक्वल एक बार हो जाएगा 7 प्लस 5 बाई 4 और एक बार हो जाएगा 7 माइनस 5 बाई 4। हाँ, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 12 बाई 4 कितना आ जाएगा 3,
और एक बार आ जाएगा इधर से कर देते हैं x इक्वल्स टू 7 माइनस 5/4, तो हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, इसमें बोल रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जल्दी सॉल्व करते सुनना कैसे करेंगे। x ले लेंगे एलसीएम, ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3x x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद ए बी सी का वैल्यू पता चल गया। ए कितना है 1, बी कितना है -3, सी कितना है -1। फॉर्मूला लगाना x इक्वल टू, रुक जाओ, फॉर्मूला लगाना, पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, रहने देते हैं। ठीक है, इतना लिखने का भी जरूरत हमको लगता नहीं कि है। 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। इसको भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एलसीएम लेंगे, पहले देख लो लिखने का जरूरत है कि नहीं, समझ लो आराम से। पहले x + 4 x - 7, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो x - 7 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 हो जाएगा, माइनस के बदले माइनस, फास्ट बोल रहे क्या, समझ में आ रहा? ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो x - 4 लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। समझ में आया कैसे? हाँ, ब्रैकेट लिखेंगे, ये ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट खुला तो ये प्लस हो जाएगा, ये समझ में आया? वेट ब्रैकेट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, अच्छा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा माइनस। ठीक है, ओके। और इधर 11/30 जैसा है वैसा माइनस, हाँ, क्योंकि माइनस के बाद कभी भी कुछ चीज़ लिखते हैं तो ये हम लोग कसम खाए थे शुरुआत में कि माइनस के बाद कुछ भी लिखना होगा ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, -7 - 4 कितना, बाई इधर x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। 11 काट दे क्या? नहीं, क्यों नहीं काटे? हाँ, तो -1 बार में काट रहे हैं, 1 बार में नहीं काट रहे, -1 बार में काट रहे हैं। माइनस तो रह रहा है, माइनस रहेगा तो इधर माइनस के साथ 30 आएगा तो -30 बन जाएगा, और ये पूरा 1 के साथ जाएगा, ये पूरा वही रह जाएगा। इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, x × x x स्क्वायर, इधर -7x, इधर ये क्या है 4 और x सेम जैसा लग रहा है, प्लस 4x, और इधर -28। हमको हो जा रहा है, तुमको क्या नहीं होगा? अरे इक्वल टू 0 नहीं है, इधर इक्वल टू -30 है ना, एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसको बताओ क्या लिख दे, -3x -28 + 30 अभी इक्वल टू 0 होगा, ये समझ आया? तो हो जाएगा x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। इसके बाद सॉल्व कर लोगे, और इतना लिखने का जरूरत है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो भी लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या होगा, इसको किस मेथड से सॉल्व करें, स्प्लिट द मिडिल टर्म से करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है तुम लोगों को 1, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, और सी का वैल्यू, अच्छा सबकी कॉपी में यही लिखा हुआ है ना, इक्वेशन में वेरिएशन नहीं ना आ रहा कहीं? ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। एक्स का फॉर्मूला बताओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? बाकी लोग को याद नहीं है? एक आध दो ही आवाज आ रहा है, बोलो। रूट अंडर, सिमरन आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। बाई 2a, सिर्फ सी नहीं, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी का वैल्यू जो कि -8 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब -8 का होल स्क्वायर मतलब +64, -4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है -180, और बाई 2a 2 इंटू ए कितना है 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस +8 प्लस माइनस रूट अंडर 64, यहाँ माइनस तो हो जाएगा +720। ये श्योर हो? बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस माइनस 720 है और 64 है 784। ये तो हो जा रहा है। क्या तुम लोग रूट नहीं निकाल पा रहे हो क्या? 784 किसका रूट होता है 28, तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस 28 बाई 2। यहाँ से दो चीज़ निकल के बाहर आएगा, एक 8 प्लस 28 बाई 2 और एक बार 8 माइनस 28 बाई 2। 8 प्लस 28 बाई 2 अगर होगा तो 28 प्लस 10 38 माइनस 2 36 बाई 2 है ये, मतलब कितना आ जाएगा 18। और अगर 8 माइनस 28 है तो -20 बाई 2 मतलब -10। दो आंसर आ रहा है, एक 18 और एक -10। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। अच्छा, तो हम लोग दोनों नंबर को क्या क्या माने थे? एक को x माने थे, दूसरे को क्या माने थे y। अच्छा, और एक चीज़ क्या दिया हुआ था y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ठीक है, हम लोग के पास x का वैल्यू आया कि y का आया? x का वैल्यू आया। x को अगर हम लोग 18 लेते हैं 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 18, यही होगा। अगर y का इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 8 इंटू 18। इसको तोड़ दो, मल्टीप्लाई मत करने जाना। इस सब क्वेश्चन में जब रूट आ जाए
तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर स्क्वायर रूट सोचेंगे, ऐसा मत करना। करने का तरीका, सही तरीका क्या है कि जो भी नंबर है उसको ही तोड़ दो। जैसे 8 कैश कितना बार में टूटेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 बार में, और 18 मतलब होता है 2 इंटू 9, 9 का तो पता ही है क्या होता है, और 2 है यहाँ पे। देखो 2 2 के बदले 1 2 बाहर, इस 2 2 के बदले 1 2 बाहर, और 9 के बदले 3 बाहर, 4 3 12, तो y कितना आ गया, 12 आ गया, प्लस माइनस 12 आ गया। इतना ठीक है। दूसरा तुम बोलोगे कि सर -10 भी पुट करके देखिए, हम -10 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे -10 जैसे ही पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा, -80 बन जाएगा, और -80 में रूट जैसे ही आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डज नॉट वैलिड होता है। बात समझ में आए, इसलिए ये वाला सोल्यूशन नहीं लेंगे, नॉट पॉसिबल, ये लिख देना। तो आंसर क्या आया मेरे पास, x का आया 18 और y का आया 12, प्लस माइनस 12 भी बोल सकते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। 9 तक हो गया था, डाउट होगा तो बताना फिर से, हमको लग रहा है वाटर टैप वाला ही बार बार डाउट हो सकता है, 1 2 3। नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। सुनना, इधर ध्यान देना थोड़ा सा, ये है मैसूर और ये है बेंगलोर, दोनों के बीच में जो दूरी है वो 132 किलोमीटर्स है, ठीक है। एक ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ऑब्वियसली पैसेंजर वाले से ज़्यादा होगा, और एक्सप्रेस वाला जो ट्रेन है उसका टाइम, उसको वो टाइम कम कंज्यूम करेगा, कम टाइम लगाएगा जाने में। इतना समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। और एक्सप्रेस ट्रेन है 1 hour लेस टाइम लगाता है पैसेंजर ट्रेन से। तो हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करते हैं, और यहाँ है पैसेंजर ट्रेन, इसका मान लेते हैं टाइम है t, तो इसका टाइम कितना होगा, 1 घंटा कम लगाता है ये, मतलब t-1। इतना ठीक, ठीक है, ओके। दोनों का स्पीड अलग अलग लेट करता है, स्पीड के बारे में कुछ रिलेशन दिया है कि नहीं चेक करते हैं। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब दोनों जन इंटरमीडिएट स्टेशन में रुक रहा है उसको आप लोग इग्नोर कीजिए, ऐसा बोल रहा है। लगातार जा रहा है ऐसा सोचिए, ठीक है, लगातार मैसूर से बैंगलोर जा रहा है डायरेक्टली, नो स्टॉपेज इन बिटवीन। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे मान लो पैसेंजर ट्रेन भी है और एक्सप्रेस ट्रेन भी है। पैसेंजर ट्रेन लगा रहा है x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस ट्रेन से उसका ज़्यादा कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर से ये ज़्यादा है। ये बात समझ में आया। अगर पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x है तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा है, मतलब x + 11 हो गया। इतना ठीक है। हम लोग इसका टाइम मान लेते हैं t1, इसका टाइम मान लेते हैं t2। पैसेंजर का मान लेते हैं t1, एक्सप्रेस का मान लेते हैं t2, ठीक। हमको पता करना है टाइम t1 कितने के बराबर, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, होता है ना। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t1 हम लोग बात कर रहे हैं पैसेंजर वाले ट्रेन का, उसका डिस्टेंस बाय उसका स्पीड, उसका डिस्टेंस कितना तय करेगा वो 132 किलोमीटर्स, बाय उसका स्पीड कितना है x, तो t1 कितना निकल गया 132/x। समझ में आ गया इतना बात। अभी बात करते हैं फिर से एक्सप्रेस का, मतलब हम लोग t2 का निकालते हैं, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकालते हैं। t2 कितना है, तो t2 हो जाएगा फिर से d/s, उसका d भी कितना है सेम 132 किलोमीटर, वो भी जा रहा है। उसका स्पीड कितना है x + 11। इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ ज़्यादा टाइम कौन लगाने वाला है, t1 के t2, विच वन इज ग्रेटर, t2, t1। पैसेंजर ट्रेन का धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसका टाइम कम लगने वाला है कि ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि वो धीरे चल रहा है। ये समझ में आया। तो ज़्यादा माइनस कम करते हैं कि कम माइनस ज़्यादा करते हैं, डिफरेंस पता करने के लिए। ज़्यादा माइनस कम मतलब t1 - t2 करेंगे। ये बात समझ में आया, नहीं आया। ज़्यादा कौन है, t1 ज़्यादा है कि t2 ज़्यादा है, ले फिर बोले वेट, ये वाला जो t1 है ये है पैसेंजर ट्रेन का, ये t2 है एक्सप्रेस ट्रेन का। टाइम कौन ज़्यादा लगाएगा, पैसेंजर ट्रेन कि एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन ना, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या है, स्लो है कंपेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन। जो स्लो जा रहा है वो टाइम ज़्यादा लगाने वाला है कि कम लगाने वाला है, तो t1 ज़्यादा होगा कि t2 ज़्यादा होगा, इसलिए t1 - t2 करेंगे कि t2 - t1 करेंगे। अभी समझ में आया। तो t1 - t2 जैसे ही करेंगे ये क्या दे देगा हमको कि ये t1 कितना ज़्यादा है t2 से, मतलब पैसेंजर ट्रेन कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो ये बोल दिया था कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा था, 1 घंटा ज़्यादा लगा रहा था। फिर से पढ़ते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, अगर एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लगा रहा है तो पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा लगा रहा होगा, मतलब ये जो है इससे 1 घंटा ज़्यादा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आया। एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लो, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अब एक में डिवाइड हो रहा है x, एक में डिवाइड हो रहा है x + 11। x बड़ा है कि x + 11 बड़ा है, x + 11 बड़ा है। सेम नंबर से इसको ज़्यादा जनों से डिवाइड किए। मान लो मेरे पास एक केक है बड़ा सा, ठीक है, हम लोग तीनों मिलकर खाएंगे, मान लें दृष्टि, जिया और हम। कितने जन में बांटे हम इस केक को, 3 जन में।
मतलब 3 जन में बांटे बस, और दूसरा बार वही केक सेम साइज का लाएं, सब में बांटे, तो ज़्यादा जन में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन में बांट दिए, 10 जन में बांटे, मतलब सेम केक था, एक केक एक बार 3 जन में बांटे, एक बार 10 जन में बांटे, तो हर बार किस में ज़्यादा मिलेगा हमको खाने में, पहले बार में कि दूसरे बार में, पहले वाले में, क्योंकि कम जन में बांटे, मतलब ये वाला क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है ये वाला क्वांटिटी से। मतलब अगर ज़्यादा जन में डिवाइड कर देते हैं, ज़्यादा नंबर से डिवाइड करते हैं सेम चीज़ को, तो कम कम आता है नंबर, तो इसको ज़्यादा से डिवाइड किया गया ना, x + 11 ज़्यादा है, ज़्यादा जन से डिवाइड किया गया है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कम आएगा, इसलिए समझ लेना T2 क्या है, छोटा है। दो तरीके से समझने का तरीका है, एक तो कॉमन सेंस कि पैसेंजर ट्रेन ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगाएगा इसलिए T1 पहले, अगर कॉमन सेंस नहीं है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस लगाना कि इसको ज़्यादा बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो भी नहीं है, तब कुछ नहीं कर सकते, तो रट लो मेमोरी पावर T1 - T2 था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें तुम कहाँ जोन आउट हो जाते हो बीच बीच में, ये ज़्यादा बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए छोटा नंबर होगा, ठीक है, इसलिए T2 बाद में आएगा। चलो अभी T1 कितना है हमको बताना, T1 कितना दिख रहा है, कितने के बराबर, इसको मिटाते हैं, कंफ्यूज करेगा, 132/x ये है T1, तो T1 के बदले ये लिख दिए, फिर माइनस के बदले माइनस, T2 कितना दिया हुआ है, x + 11 इक्वल टू कितना है, एलसीएम कितना आएगा, हैं x + 11 बोले क्या तुम, सिर्फ x × x + 11 होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है नहीं पता, हम लोग ये लेट करके चलते हैं वेरिएबल्स में, वेरिएबल में हम लोग ये लेट करके चलते हैं कि दोनों आपस में कट नहीं रहा होगा, और जब कटता नहीं है दो नंबर और एलसीएम लेना होता है, दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x × x + 11। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा x + 11, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, मतलब 132 × x + 11, फिर माइनस के बदले माइनस, इसको डिवाइड करेंगे x + 11 से, बचेगा सिर्फ x × 132 हो जाएगा 132x = 1, ठीक, समझ में आते जा रहा है, 132 × x 132x प्लस 132 × 11 जब ट्रिक का काम आता है तब ट्रिक याद नहीं आता, ऐसा नॉर्मली कर सकते हो ना कि 132 और एक बार थोड़ा सा सरका के 132 और प्लस 2541, ये तो पता होगा, 1452 माइनस ये 132x = 1 और नीचे है x इंटू, अच्छा वो कर देगा डायरेक्टली x² + 11x, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1452, और ये वाला पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब वही रह जाएगा, ये ठीक है, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, x² + 11x - 1452 = 0, ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने का जिम्मेदारी तुम लोगों का, x तो निकल जाएगा दो वैल्यू, इस क्वेश्चन में अगर x नेगेटिव आ जाए तो क्या उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है, और x का जो भी वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट कर देंगे, 11 प्लस कर देंगे, तो ट्रेन 2 का मतलब एक्सप्रेशन का पता चल जाएगा, लिख लो इतना दूर। कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468, दो स्क्वायर है, मान लो पहला स्क्वायर ऐसा है और दूसरा स्क्वायर ऐसा है, ऐसा दो स्क्वायर ले लिए, एक छोटा सा और एक बड़ा सा, ठीक है, दोनों का जो एरिया है, इसका मान लो छोटा एरिया है छोटा a, और इसको मान लेते हैं बड़ा a, ठीक, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर का जो एरिया है उन लोगों का अगर सम किया जाए तो वो 468 के बराबर है, ये बोल रहा है पहला चीज। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इसका पेरीमीटर्स मान लेते हैं छोटा p है, इसका मान लेते हैं बड़ा p है, डिफरेंस बोल रहा है, जब भी डिफरेंस बोलता है तो बड़ा माइनस छोटा कर सकता है कि कैसा भी कर सकते हैं, बड़ा कौन लग रहा है, छोटा p कि बड़ा p, बड़ा p बड़ा है इसलिए बड़ा p की वो स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बड़ा है इसलिए, ठीक है, तो p माइनस छोटा p इक्वल टू कितना बोला डिफरेंस, 24। अब निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का साइड निकालना है, साइड कितना कितना मान ले, इसका मान लेते हैं x, इसका मान लेते हैं y, अगर इसका x होगा तो ये वाला कितना होगा, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, सारा x होगा, ठीक है, ये अगर y होगा तो सारा क्या होगा, y होगा, ठीक है। चलो पहला चीज को देखते हैं, छोटा a, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, थोड़ा हैंग कर रहे हो, सुमन तो एकदम ब्लैंक, दूसरे का भरोसा छोड़े हुए हो कि ये लोग तो है ही, ये लोग को रखे हुए हैं हम, ये लोग बोलेंगे छोटा a का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, एक साइड को हम लोग मान लिए x, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा क्या, इसके बदले x² प्लस है तो प्लस बड़ा एरिया इसका क्या होगा y², लिख लेंगे y² = 468, इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सब बोल लो, 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू इसका साइड कितना है x माइनस पेरीमीटर ऑफ छोटा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ, हाँ 4y पहले लिखना पड़ेगा क्या, क्यों
क्योंकि बड़ा पी अच्छा, ओके 4y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। इससे कुछ कॉमन जा सकता है, कॉमन 4 कॉमन तो हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 24। 24 को काट देगा तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 6। अभी कुछ कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। y को लिख सकते हैं क्या x प्लस 6। ये बात समझ में आया? ये समझ में आया? y का वैल्यू पुट कर दिए, इसमें पुट करेंगे अभी, ठीक है? पुट करते हैं। देखना एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर की जगह में क्या लिख देंगे, यही होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 468। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12x। बहुत बढ़िया, कैसे हुआ समझ में आया सुमन? 12x कैसे? जा अचानक आप क्यों पूछते हैं? आप अलार्म देखे जोश है, क्या बोल रहे हो? 12x कैसे? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है वैसा हम हमला कर रहे हैं? अचानक चौंक जा रही है, क्या पूछ रही है इसने? कोई बात नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो जल्दी। तो ए स्क्वायर ये बता दी एक्स स्क्वायर, क्योंकि a तो x है, उसके बाद क्या लिखना है 2ab। तो 2ab मतलब 2 इंटू a कौन है x, इंटू b कौन है 6। तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, और इंटू x 12x, वही बताया गया, ठीक है 2ab यही। प्लस b स्क्वायर की जगह में क्या होगा 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 468। चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, जल्दी बताओ 432 है। अभी कुछ कटेगा देखो तो कुछ कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा 6x 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 होगा बट वो 2 वापस 0 के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। मतलब ये मेरा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, हो सकता है एक नेगेटिव आए, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे कि नहीं करेंगे? हमेशा नेगेटिव को इग्नोर करते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। नंबर्स का क्वेश्चन रहे तो नहीं करते हैं, लेंथ का रहे तो कर देते हैं। ये लेंथ का बात कर रहा है तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव वाला लेके इसमें पुट करना 2 वाला में, तो y भी निकल जाएगा। रूट्स मतलब क्या, x का वैल्यू सिर्फ बोलने से काम चलेगा क्या? x का सॉल्यूशन, ओके हाँ ठीक है। नहीं वो रूट नहीं, अंडर रूट वाला रूट नहीं। हाँ x का वैल्यू मतलब बोल सकते हो x का सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हो जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वो वैल्यू जिसको पुट करने पे 0 आ जाए उसको भी रूट बोलते हैं। जीरोज इसका एक और नाम है, इसका नाम एक रूट है एक जीरोज है, उसके बाद वैल्यू सॉल्यूशन ये सब तो है ही, ठीक है? आंसर नॉर्मल। तो उसका नेचर पता करना, अच्छा है कैसा है मतलब बुरा है वो नहीं, नेचर मतलब क्या है यहाँ पे, कौन सा नेचर, कि रियल है कि इमेजिनरी है, और अगर रियल है तो इक्वल है कि नहीं, अगर रियल है तो डिस्टिंक्ट है कि नहीं, ये सब चीज़ पता कैसे करेंगे? तो उसको पता करने का तरीका कौन देता है? डिस्क्रिमिनेंट देता है। डिस्क्रिमिनेंट जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, इसको डी से हम लोग डिनोट करते थे, और इसका फॉर्मूला सिर्फ कितना होता था, वो जो रूट वाला पार्ट है वो होता था। रूट होता था कि नहीं होता था? रूट होता था कि नहीं? डी में डी के फॉर्मूला में रूट नहीं होगा, ठीक है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बस इतना होगा, ये है डी का फॉर्मूला, ठीक? अब बी ए सी सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 3 केस आ सकता है, क्या क्या? कि हो सकता है डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, हो सकता है डी इक्वल टू 0 आ जाए, और हो सकता है डी क्या आ जाए लेस देन 0 आ जाए। यही 3 चीज़ हो सकता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आए इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि नेचर क्या है, बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोल देंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? हाँ डिफरेंट, मतलब अलग अलग, रियल नंबर में आएगा आंसर। अच्छा √2 मान लो आई का आ रहा है आंसर, एक मान लो -√2 आ रहा है, क्या ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है? रियल है, क्योंकि इरैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो रूट में भी अगर आंसर आ रहा है तो इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है? डी अगर 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो भी रियल ही होगा, एंड क्या हो जाएगा इक्वल रूट्स। अगर एक आंसर आ रहा है 2, एक आंसर आ रहा है -2, तो इक्वल रूट्स में काउंट होगा कि डिस्टिंक्ट में काउंट होगा? डिस्टिंक्ट में। एक 2 आ रहा है दूसरा भी 2 ही आएगा, तब काउंट होगा किसमें? इक्वल में, रियल एंड इक्वल में। तीसरा बोलेंगे क्या, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स है ही नहीं, ठीक? इतना बात समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, अगर ये केस या फिर ये केस आ रहा है तो उसको आगे सॉल्व करना है, ये केस अगर आ जाए तो उसको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि अगर नो रियल रूट्स होगा तो उसका मतलब आंसर नहीं निकलने वाला है, तो निकालना भी नहीं है, ठीक है? तो ये लिख लो पहले। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तभी उसको फाइंड करना, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है? नंबर 1 का 1 क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। डी निकालेंगे फास्ट, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी कितना दिया हुआ है -3 का स्क्वायर
4 इंटू 2 इंटू सी कितना है 5, तो 9 माइनस कितना आएगा -31, जो कि क्या है डी लेस देन 0 आ गया, तो बोलेंगे नो रियल रूट्स। तो आगे निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। समझ में आ गया? नंबर दूसरा करे, तीसरा नहीं करेंगे, दूसरा कर लेते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, बताना, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। b² कितना आएगा? b² माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, बहुत बढ़िया, 16 3 48। सबको समझ में आया 48 कैसे? पक्का? माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48 होता है। माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 3 इंटू 4 12, 12 4 48। डी इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया, मतलब क्या बोलेंगे? इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। एक्स का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, डायरेक्टली डी लिख देते हैं क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब ही डी होता है, बाई 2a इक्वल्स टू माइनस बी कितना है? तो माइनस 4√3 है। ठीक ठीक, फोकस दिख रहा है प्लस माइनस रूट डी कितना है? बाई 2a मतलब 2 इंटू कितना 3 है, मतलब हो जाएगा 4√3। प्लस माइनस देखने का जरूरत नहीं उधर, क्योंकि उधर तो 0 ही आएगा। नीचे क्या आएगा? 6, 2 2 4 2 3 6, मतलब दो जो आंसर आएगा वो आएगा 2√3/3 कॉमा 2√3/3 आंसर। अच्छा, ये मत समझना कि एक बार लिख देंगे तो काम चल जाएगा, दोनों बार सेम चीज़ लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा टीचर अगर सही रहे तो ही एक लिखने से काम चलेगा, अगर बाई चांस इधर उधर हो तो उसमें भी आधा मार्क्स काट ले। बता देगा कि रियल एंड इक्वल रूट्स है और एक वैल्यू कोई भी गायब कर देगा और बोलेगा उसको बता कीजिए कितना है, ठीक है। तो अगर बोल दिया रियल एंड इक्वल रूट्स है, इसका मतलब डी किसके बराबर होगा? लिख देना डी 0 है एज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये बात लिखना पड़ेगा। डी अगर 0 है तो डी किसके बराबर होता है? b² माइनस 4ac के बराबर, और यही किसके बराबर है? 0 के बराबर। वैल्यूज पुट करना बस। b² है मतलब b कौन है यहाँ पे? k, मतलब k का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर से 0। तो k² माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √24 कितना आएगा बता दो? 2 इंटू 3, सही लिख रहा है? 2 2 4 4 2 8 8 3 24, दो 2 के बदले एक 2 बाहर निकल जाएगा और बाकी दोनों रहेगा अंदर। आंसर क्या आ गया? प्लस माइनस 2√6, ये हो जाएगा के का आंसर। एक बार चेक कर लो जल्दी से कितना आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रूट में आंसर आता है तो डाउट हो जाता है। इसको साइलेंट क्यों नहीं करते हैं? हमको नाचने में मजबूर कर देते हो। प्लस माइनस 2√6, ठीक हो गया साइलेंट। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव? एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है, मतलब मैंगो का जंगल बनाना है एक तरह से, सारा मैंगो का ट्री रहेगा, मैंगो ट्री ऐसे ऊपर से अगर ड्रोन से कैमरा शॉट लेंगे तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो का पेड़ दिखेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये बोलना चाह रहा है वो। अरे ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में पेड़ दिखेगा बहुत सारा, वो सब मैंगो का पेड़ होगा। उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसका लेंथ जो होगा वो ब्रेथ का ट्वाइस होगा। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x। एंड द एरिया इज 800, एरिया कितना होना चाहिए? 800 होना चाहिए। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगल हो, उसका एरिया 800 हो, उसका जितना भी ब्रेथ हो उसका डबल हो उसका लेंथ? क्या ये पॉसिबल है? पहले पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है? 800, लेंथ कितना दिया हुआ है? x, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? उल्टा बोल दिया क्या? कोई बात नहीं, बात तो बराबर है। तो 2x² इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 2x² माइनस 800 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 400 इक्वल टू 0। क्या हो गया? तुम लोग क्या करते हैं? ऐसे ऐसे कर काट देते? चलता वो काट दो, चलो 400 से काट दिए। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद ये कर दोगे x इक्वल टू प्लस माइनस, फिर चेक नहीं कर पाओगे ना, तुम बोले हम साइलेंट कर दिए। x² माइनस 400 इक्वल टू 0, ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले लाना जरूरी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाओगे तभी तुम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर पाओगे। तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। a कितना है इसमें बताओ? 1 है। b कितना है? b 0, और c कितना है? माइनस 400। अभी d निकालो, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आराम से। b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर कितना है? 0 का स्क्वायर मतलब 0, माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 है। c कितना है? माइनस 400 है। माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस,
4 इंटू 400 हो जाएगा 1600। डी कितना आया? अब वो नहीं, मतलब ग्रेटर देन जीरो आया कि लेस देन जीरो आया? ग्रेटर देन जीरो आया, तो क्या बोलेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अभी लोग क्या बोला था, क्या पॉसिबल है? तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो बोल रहा है इफ सो, अगर है पॉसिबल तो बताइए लेंथ और ब्रेथ कितना कितना होगा? कौन बोली? अच्छा तुम बोले। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। माइनस बी कितना है? 0। प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना होगा? रूट अंडर 1600, मतलब 400 की 40 बाई 2a। किसी को 40 में दिक्कत है? नहीं है। 2a, a मतलब कितना आएगा? 1, 2 इंटू 1 मतलब हो जाएगा प्लस माइनस 40 बाई 2 मतलब कितना आएगा? 20। मतलब एक बार आ रहा है प्लस 20, एक बार आ रहा है क्या माइनस 20 को कंसिडर करेंगे? क्योंकि लेंथ का बात हो रहा है इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। 20 आंसर आया, मतलब ब्रेथ कितना आ गया? 20 मीटर, लेंथ कितना आ जाएगा? 40 मीटर। समझ में आ गया?